हेलो गाइस, आप लोग को आवाज़ आ रही है क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूपीएससी टाइम मेंबर्स के लिए बहुत थैंक यू, क्योंकि बहुत पेशेंस दिखाया उन्होंने अभी आधे घंटे से, क्योंकि मैं एकदम बैल बुद्धि टेक्निकल मामलों में और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे, बट फाइनली ये लाइव स्टार्ट हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम गाइस। और अब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप डाल दीजिए इसमें, और बाकी मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यूपीएससी टाइम ने, तो वो मेरे को सुबह ही मिल गए थे, तो उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यार डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यार ऐसे नहीं है कि यूपी मेरे मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये लाइक गोल्डन ट्रूथ है, बट हाँ इसमें काफ़ी यूनिवर्सल लर्निंग्स है मेरी जर्नी में, जो कि मतलब बेसिकली मैं देखता हूँ कि यूपीएससी को लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली लार्जर देन लाइफ बना देते हैं, बट मेरा डिस्क्लेमर यही है कि यूपीएससी को लाइफ से बड़ा मत बनाओ, और लाइफ को यूपीएससी से हमेशा बड़ा बनाओ। और जो आज हम डिस्कशन करेंगे प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का, उसमें कुछ कुछ जो मेरे लर्निंग्स हैं कि वो कुछ यूनिवर्सल लर्निंग्स है, मतलब वो आप कोई भी फील्ड में, कोई भी लाइफ, कोई भी डोमेन में, पर्सनल प्रोफेशनल कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली कुछ फंडामेंटल सक्सेस के लिए कॉमन रहती है जो हर जगह काम आती है, बट हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे यूपीएससी में भी। पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है रौनक आशाराम मीना। मैं आईआईटी दिल्ली से 2017 में पास आउट हुआ। उसके बाद मैं यूपीएससी में आया, तो मैं 2018 से मेरा अटैम्प्ट दे रहा हूँ। 7वां अटैम्प्ट था मेरा ये। और मैंने सारे मेंस लिखे हैं, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम में निकल गया था। तो बट जब मैं प्रीलिम्स निकला था तो मेरा मेंस बिल्कुल नहीं आता था। मेरा मेंस बहुत बड़ा पेन पॉइंट था, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा। वैसे कि मैंने पहले के 2 ऑप्शन मेंस केमिस्ट्री से लिखे। उसके बाद मैं कोविड के टाइम पे एंथ्रो पे स्विच किया। फिर एंथ्रो में मुझे काफ़ी टाइम लगा। पहले लगता है कि एंथ्रो बहुत इजी है, बट नहीं, इतना नहीं होता। ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे आगे। ओवरऑल पूरी लर्निंग रही, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके मैंने ये एग्ज़ाम में फाइनली इस स्टेज पे आया कि फाइनली मतलब मुझे एक फ्रीडम मिल गई है कि मतलब मुझे एग्ज़ाम दोबारा देने की ज़रूरत नहीं। तो फटाफट जो भी मैं क्वेश्चंस पहले यूपीएससी टाइम ने दिए हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाकी मैं टेलीग्राम चैनल में लिखते रहूँगा डिटेल पोस्ट। जैसे मैंने 2 एथिक्स की कॉपीज़, और कॉपीज़ का मैंने डाल तो दी है, बट आंसर राइटिंग का मैं जो कॉपीज़ डाल रहा हूँ उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो हमेशा एक इटरेटिव प्रोसेस रहा है। जो मैंने लास्ट 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले मेंस में कॉपी लिखे थे, आंसर लिखे थे, उससे भी बेटर मैं लिख के आया था मेंस में, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक मैं सोच रहा था कि और क्या करना है, और क्या करना है, और कैसे इंप्रूव करना है, एक आधा मार्क कैसे बढ़ाना है। मेंस में मेरे 94 मार्क्स बढ़े हैं। तो जनरली चलो मेंस के लिए बाद में आते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सक्सेस का क्रेडिट तो मैं ऑब्वियसली कि एक सबको ही देना चाहता हूँ। मतलब बहुत लोगों ने हेल्प किया, काफ़ी नेमलेस फेसलेस लोगों ने मिले हैं प्रिपरेशन में, तो सक्सेस का तो वही है, बट मोस्टली पेरेंट्स का है। फिर प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी? तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी आई थिंक यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दे। आप एक बार जो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने 10-12 महीने जब आपने फर्स्ट एनसीईआरटीज़, बेसिक बुक, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वगैरह सब पढ़ ली है, उसके बाद मुझे लगता है नॉलेज में ज़्यादा कुछ गेन होने की स्कोप होती नहीं है, क्योंकि आप 80% जो आपकी नॉलेज है आप फर्स्ट ईयर में आप ले लेते हैं, और वो नॉलेज इनफ होती है जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए हेल्प करे। उसके बाद सिर्फ एप्लीकेशन वाला पार्ट है। जैसे मैंने देखा है कि एस्पिरेंट्स बहुत कम मॉक टेस्ट देते हैं, और या फिर उनको देते हैं तो उनको एनालाइज नहीं करते हैं, उनको डिवाइड नहीं करते, वो कैटेगराइज नहीं कर पा रहे कि वो कैटेगराइज नहीं कर पा रहे कि वो किस टाइप की क्वेश्चंस है, कि मॉडरेट लेवल है, इजी को कैसे अप्रोच करे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को कैसे करे, और कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चंस करो, बट आई थिंक एक गोल्डन रूल होते हैं कुछ फिल्म्स निकालने के। वो पहले उसमें से एक है कि आप एटलीस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। मतलब 90 to 85 तो क्वेश्चंस होने ही चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक मार्क, एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस होता है। और क्वेश्चंस देख के मैंने देखा है कि एस्पिरेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि यार ये नहीं पढ़ा था, तो जो पढ़ा हुआ उसमें से कभी भी आने भी नहीं वाला। कभी आपको श्योरिटी नहीं रहेगी क्वेश्चंस में। हमेशा 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, और 2 हमेशा फिर भी बचेंगे। तो वो चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको मॉक्स में, और उसमें कॉन्फिडेंस का गेम होता है। उसमें आपको सेल्फ उसका होना चाहिए कि आपको एक डिसीजन लेना है स्ट्रांगली बेस्ड ऑन लॉजिक, फैक्ट्स, और वॉट एवर नॉलेज यू हैव गेन्ड ओवर द ईयर्स। और वो सारी नॉलेज कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन को
स्ट्रॉन्ग करती है, बट ऑब्वियसली इतना इजी भी नहीं है। आप बहुत सारे क्वेश्चन जब गलत करोगे, जब 50-50 वाले क्वेश्चन सब सारे गलत, एक टाइम होता है शुरुआत में हर एस्पिरेंट के वो सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, बट विद प्रैक्टिस एंड विद कॉन्फिडेंस, जैसे आप ब्रिक बाय ब्रिक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते जाओगे, तो एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम में आपको ये फ़ायदा होगा। यार बहुत फ़ोन आ रहे हैं इसलिए। तो एग्ज़ाम में आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, आप अपने ब्रिक बाय ब्रिक हर एक इतने सारे मॉक्स प्रैक्टिस करके, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके और ये सब करके आप जो आगे बढ़े हैं, तो आपको जिस दिन एग्ज़ाम डे होता है उस दिन आपको एकदम कामनेसली आपको एक ऑप्शन टिक कर देना है। जब आपको लग रहा है कि नहीं इसमें सिर्फ 2 ही एलिमिनेट हुए हैं ऑप्शन, या 3 ही, 1 ही एलिमिनेट हुआ है, 3 नहीं पता है, बट आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। वो चीज़ आपको अपने आप पे फेथ होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन का यही आंसर लग रहा है, कि ऐसा कभी पढ़ा नहीं तो ये तो नहीं हो सकता। ये चीज़ को प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। और बेसिकली ये ही है, देखो प्रीलिम्स की फंडामेंटल बेसिक स्किल्स है रीडिंग, मेंस की राइटिंग और इंटरव्यू की स्पीकिंग। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग 3 फंडामेंटल स्किल्स से, एक सेकेंड कैमरा एडजस्ट करना है थोड़ा कमेंट में, ठीक है मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ अगर हेड कट रहा है तो तीनों जो फंडामेंटल स्किल्स है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइंड है। एग्ज़ाम का बहुत अच्छा ब्यूटीफुल डिज़ाइन है कि प्रीलिम्स की फंडामेंटल स्किल रीडिंग है और मेंस की राइटिंग और इंटरव्यू की स्पीकिंग। तो आप अपनी फंडामेंटल स्किल्स को आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। मतलब ऐसा नहीं होता जैसे कि आपने बहुत पढ़ लिया साल भर, तो आप आगे भी एक महीना है, जैसे आज 30 अप्रैल है तो अभी 25 दिन है क्या बोलते हैं प्रीलिम्स को, तो आपको बहुत पढ़ना है। मतलब ऐसा है कि आपको बस पढ़ते रहना, आपको ये सोचना कि एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा, या फिर आपको मैंने याद नहीं है। याद करने की टेंशन नहीं लेनी है प्री में, वो मेंस की प्रॉब्लम है। मेंस में आपको याद करने की चिंता होनी चाहिए। प्रीलिम्स में आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको बस पढ़ते जाना है। जब आपके पास सामने वो क्वेश्चन आएगा आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा। बेसिकली एग्ज़ाम रिकॉग्निशन का है प्रीलिम्स, और जो मेंस है वो रिकॉल का है। सो रिकॉग्नाइज करना है, तो उसके लिए ज़्यादा एक चीज़ को लेके बैठे मत रहो कि ये नहीं कि एक पेज ऑफ आपने मान लो आर्ट एंड कल्चर का एक पेज बनाया, उसको बैठ के आप रट रहे हो सारे कि ये पेंटिंग यहाँ थी, ये वाली साइट यहाँ थी, या फिर आप सारे वेटलैंड्स को रट रहे हो कि ये वेटलैंड इस स्टेट में। ऐसा नहीं है, आप पढ़ लिया उसके बाद आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं दुनिया में, और जितने ज़्यादा फैक्ट्स पे आप रीच करोगे लास्ट के दिनों में, प्रीलिम से 1-2 महीने पहले, उतने फैक्ट्स आप जब फाइनली एग्ज़ाम आएगा तो आप ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती थी, ये सब मैंने पढ़ा है, बट ऐसी चीज़ नहीं होती, ये हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे। सो ये स्ट्रैटेजी है प्रीलिम्स की। और प्रीलिम्स में सीसैट में भी ऐसे कि काफ़ी 2-3 साल से टफ़ हो रहा था, तो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, बट हाँ मेरा भी स्कोर 1 साल गिर गया था। 100 आते हैं बट 80 हो गए थे। तो उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि टाइम मैनेजमेंट कीजिए। सीसेट कोई टफ़ एग्ज़ाम नहीं है, उसका लेवल एसएससी ऐसा मैथ्स नहीं है उसमें, या फिर उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ रीजनिंग नहीं है या क्वांट नहीं है जो अदर एग्जाम्स कैट वगैरह में होती है। बहुत बेसिक सा पूछते हैं, एवरेज सा पूछते हैं, बट प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स को इग्नोर करते हैं या स्टूडेंट्स टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो फंस जाते हैं। क्योंकि आपके पास 2 घंटे होते हैं और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का होता है और क्वेश्चन लेंदी होते हैं, आपसे कैलकुलेशन, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन, और आप पूरे दिन भर थके होते हो। आप सुबह से आप निकले हो घर से, आपने जीएस का एग्ज़ाम दिया है और ये सब किया है, तो आप थक जाते हो। तो इसलिए मेरे को लगता है क्वेश्चन सिलेक्शन अगर आपकी स्ट्रैटेजी है सीसेट में, तो आप एनी डे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, बहुत कम क्वालिफाइंग 66 मार्क्स लाना बहुत ईजी है सीसेट में। तो अगर आपकी क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी आपने अच्छे से मॉक्स में और घर पे बैठ के पीवाई क्विज करके आपने जैसे एनालाइज की है, तो मेरे को लगता है कि क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी से सीसेट किसी का भी निकल सकता है। इतना सीसेट इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है। आप आधे घंटे में कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो, 45 मिनट्स ले लो। चलो आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश में है थोड़ी इशू है, तो आप थोड़ा 45 मिनट्स ले लो। उसके बाद आराम से आप सारे कॉम्प्रिहेंशन करके अब आराम से एक सेलेक्ट कर सकते हो कि नहीं ये मैथ्स का क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, ये रीजनिंग का करना है कि नहीं करना है। 1 मिनट दो, अच्छा कुछ क्रैक हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। ये नहीं कि एक क्वेश्चन को 5 मिनट दे के आप अपना चांस जो है कि 66 मार्क्स जो बस क्वालिफाई करना है उसको बिगाड़ दो, क्योंकि बस क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स जुड़ नहीं रहे। तो आई थिंक 60 क्वेश्चन से ज़्यादा तो अटैम्प्ट नहीं हो पाते, बट लेकिन अगर वो 60 क्वेश्चन आप 80 में से अच्छे से सेलेक्ट करो तो आई थिंक आराम से आप 90+ स्कोर कर सकते हो सीसेट में। तो प्रीलिम्स की यही है। बाकी तो एक और भी मेरे को बोलना था प्रीलिम्स के, हाँ कि पूछते हैं कि मॉक कैसे एनालाइज करें। तो मॉक्स का यार मेरा बहुत सिंपल था, मैं कलर कोडिंग करता था। मैं रोज़ एक तो मेरा डिसिप्लिन इतना अच्छा था स्टार्टिंग के, जब मेरे को प्रीलिम्स नहीं निकला था फर्स्ट टाइम में, कि मैं रोज़ सुबह इन दिनों में रोज़ सुबह 9:30 बजे उठ के, जो यूपीएससी का टाइम है, मैं एक मॉक देता था
और 2 घंटे के मॉक के बाद 2-2.5 घंटे उसको एनालाइज करता था। एनालाइज कैसे करता था, मैं उसमें अलग अलग कलर कोडिंग करता था। ईजी क्वेश्चंस को अलग पेन से चेक करता था, मॉडरेट को अलग से और डिफ़िकल्ट को अलग से। और मॉडरेट में मैं वही जान देखता था कि मैंने 50-50 किया, जैसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए, 2 बचे, तो उसमें मैंने क्या गलती की, क्यों मेरे को गलत इस डायरेक्शन में नहीं, डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए थी। और जो क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में हो जाते हैं उनमें अगर गलती हो रही है, तो मान लो लेट्स से फर्स्ट राउंड के क्वेश्चंस अगर ब्लू पेन से मैंने किए हैं और ब्लू पेन से चेक किए हैं, वो गलत हो रहे हैं, मतलब मैं श्योर था कि ये सही थे फिर भी गलत हो गए, मानी मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, मैंने या तो सिली मिस्टेक की या तो मैंने रिवाइज अच्छे से नहीं किया, मैंने कोई आर्टिकल या फिर उसका फंडामेंटल राइट का ऐसा कुछ का मैंने गलत रिकॉग्नाइज़ किया, तो मैं उसी वक्त तुरंत उस चैप्टर को दोबारा तुरंत पढ़ लूँगा, कि मुझे पता है कि मेरे से गलती हो गई, सिली मिस्टेक हो गई है, फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन गलत हो गया, तो मैं उस दिन को उसी घंटे शाम तक उसको 10 बार पढ़ लूँगा। मान लो फंडामेंटल राइट है, ऐसा नहीं कि पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, बट उस चैप्टर को पढ़ लूँगा जिस चैप्टर से मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं राउंड 1 में। राउंड 2 वाले अगेन जो मैं पहले बात कर रहा था, कॉन्फिडेंस की बात है, नहीं पता होता है राउंड 2 में कि क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, चीज़ें थोड़ी अननोन से आती है, चीज़ें पता नहीं कहाँ से आती है, एक लिमिट है, बट स्टिल इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इतने साल से पढ़ रहे हैं, हमें इतनी नॉलेज पता है, वो नॉलेज से तो अलग चीज़ नहीं होगी, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट आसपास का तो हमें आइडिया होता ही है, उस सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, उसके आसपास के पैटर्न्स का पता होता है, पॉलिटी में ऐसा होता है, लॉज ऐसे होते हैं, हिस्ट्री में हमेशा ये हुआ, उस पीरियड में मान लो कि गुप्ता पीरियड का है तो आपको गुप्ता पीरियड में कुछ तो पता होगा, गुप्ता पीरियड में क्या होता था। तो अगर वो कॉइन्स पे क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं पता है, बट आपको आइडिया तो है कि भाई वहाँ पे कॉइन्स का कुछ ये डेवलपमेंट या सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई थी, तो राउंड 2 को मैं अलग ग्रीन पेन से चेक करता था और उनके लिए मैं अलग वो नोट्स बनाता था, वहीं मैं टेस्ट पेपर पे लिख लेता था कि इसमें ये हुआ है इसलिए मेरा गलत हुआ या फिर इसलिए मैं करना था। और मैंने एक बार सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में तो मैंने और इसको एफिशिएंट कर दिया था सिस्टम को, मैं बेसिकली एक नोटबुक बनाता था जिसमें सिर्फ मैं मेरे गलत हुए क्वेश्चंस को ही नोट डाउन करता था। जब मैं फर्स्ट अटेम्प्टर था, तो प्रीलिम्स में नया था, तब तो मैं सब क्वेश्चंस को एनालाइज करता था, बट जब मेरे को और अटेम्प्ट हो गए, मैं उसके बाद हर साल प्रीलिम्स में मैं कम टाइम देता गया हूँ। पहले साल तो मैंने पूरे 12 महीने दिए, फिर अगले साल मैंने 2 महीने, और अभी तो मैं पिछले 2-3 साल से सिर्फ 30 डेज़ में प्रीलिम्स कर रहा था क्योंकि बाकी चीज़ों में बिजी हो जाता था। तो हमेशा एक मिस्टेक्स जर्नल बनानी है, आपके जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना वो बार बार गलत होंगे, तो उनके नोट्स होने चाहिए, वहाँ पे कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, क्यों बार बार SLR CRR जो भी होते हैं इनके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो उसको उसी वक्त नोट डाउन कर लो, एक नोटबुक बना दो जहाँ पे आपके सारे गलत हुए क्वेश्चंस जो आपने पढ़ने के बाद जैसे नॉलेज आपके पास हो गई और फिर आपने अप्लाई की और फिर वो गलत हो गए, तो उनको स्पेशली आप एक नोट्स बना के उनको रात में सोने से पहले बिल्कुल उसको देख के ही सोए कि मतलब क्यों ये गलत हो रहा था, आते हुए कैसे गलत हुआ या फिर इतना पढ़ने के बाद कैसे गलत हुआ। तो ये चीज़ आपको थोड़ा एफिशिएंसी आपकी बढ़ा देगी, क्योंकि एक टाइम आता है सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में जब आपके पास टाइम नहीं होता, आपको जल्दी चीज़ें करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो ये एफिशिएंट तरीका है कि डोंट फोकस ऑन दी क्वेश्चन जो सही हुए हैं ना, उसमें एक होप रखो वो आगे भी सही हो जाएंगे, बट जो गलत हुए हैं ना उसमें हमेशा ये कोशिश सोचो कि ये दोबारा गलत होगा तो अब मैं इसको कैसे करेक्ट करूँ, या तो मैं इसका चैप्टर पढ़ूँ या मैं इसकी बेसिक बुक पढ़ूँ या इसका मैं पूरा कहीं जाके यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखूँ या कुछ वीडियो देखूँ, उसको क्लियर करूँ, कॉन्सेप्ट को ही मैं क्लियर करूँ। अब तो चैट GPT है तो आप कुछ भी करके उसमें जाके भी आप कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो कि कैसे ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आ जाए किस तरह से। सो आई थिंक प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है इतना। फिर आगे आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें। सो ऑप्शनल, जैसे कि मैंने केमिस्ट्री से मैं एंथ्रो में आया तो मैंने तो ज़्यादा नहीं 3 चीज़ें देखी थी एंथ्रोपोलॉजी के लिए, गुड स्कोरिंग, ईजीली कंटेंट अवेलेबल एंड बस यही, और इंटरेस्ट, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट था कि बेसिकली बायो थी, उसमें ह्यूमन इवोल्यूशन था, मैंने उसी वक्त सेपियंस की बुक पढ़ी थी, सो आई वाज लाइक कि चलो जो केमिस्ट्री तो मैंने JEE के टाइम पढ़ी तो उसमें तो कुछ मज़ा नहीं आया पढ़ने में इतना, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ अलग ही पढ़ लेते हैं, अब इसी बहाने टाइम पास होगा। कोविड का भी टाइम था, वो फर्स्ट लॉकडाउन था, तो मेरे को बस काफ़ी टाइम मिल गया था, पोस्टपोन हो गई थी एग्ज़ाम, तो मैंने सोचा कि चलो इंटरेस्टिंग कुछ पढ़ते हैं नया। बट ये तरीका है और यही जनरली अभी जैसे कि काफ़ी बच्चे भी कमेंट करें 12th वाले, तो बहुत नए बच्चे और नए लोगों को यही पता चलता है, यही लोग एडवाइस करते हैं। बट उसके बाद 2-3 साल बाद जब मेरे ऑप्शनल में स्कोर नहीं बढ़े, मैंने एंथ्रो कर तो ली, बट मेरे एंथ्रो में हमेशा इस बार 250 आए हैं, बट हमेशा 210, 220, 218, और ऐसा कि मैं मेहनत तो ज़्यादा कर रहा था बट मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो इस चीज़ से मैंने यही सीखा कि ऑप्शनल सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये समझना
कि ऑप्शनल में होती है स्केलिंग, एक्सपोनेंशियल स्केलिंग। उसमें मेजॉरिटी लोगों के मार्क्स सेम आते हैं और फिर कुछ लोगों के एक्सेप्शनल मार्क्स आते हैं जो कि होता है 250 प्लस। तो ये काइंड ऑफ 1 और 0 वाला क्राइटेरिया, या तो नंबर नहीं आएंगे या फिर बहुत ज़्यादा आएंगे। तो हमें करना है बहुत ज़्यादा नंबर वाला केस चूज़। तो वो कैसे सेलेक्ट करें? वो होता है यार, जब ऑप्शन सेलेक्ट करो ना, उसके एक बार टॉपर्स कॉपी या उसके ना एक गुड स्कोरिंग पेपर्स कहीं से, कोई भी कोचिंग से, टीचर से मांग के, जिस कोचिंग में एडमिशन ले रहे हो उस एडमिशन में और कोचिंग वाले सर से जाके मांग लो कि सर मुझे सोशियोलॉजी के बेस्ट आंसर दिखा दो, मुझे एंथ्रो के बेस्ट आंसर दिखा दो, मुझे पब्लिक PSIR के बेस्ट आंसर दिखा दो, मुझे पब एड के बेस्ट आंसर दिखा दो। उन बेस्ट आंसर को देख के फिर आप जजमेंट लो कि क्या ये चीज़ या ये लेवल ऑफ एक्सेलेंस के आपको करने में या क्रिएट करने में मज़ा आएगा नहीं आएगा। क्या आप सिर्फ, अब हो सकता है कि आप सब्जेक्ट बहुत पसंद हो, बट सब्जेक्ट पसंद होने से मार्क्स नहीं आते, वहाँ पे वो मार्क्स बांट नहीं रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, मेंस में मार्क्स बढ़ते नहीं, मेंस में मार्क्स कटते हैं। इट इज़ अ गेम ऑफ रिजेक्शन, कि आपको पक्का मार्क्स कटेंगे, ये चीज़ लिख के ही चलो। मेंस में कोई मार्क्स देने के लिए नहीं बैठा है वहाँ पे। तो सेम विद ऑप्शनल, कि इसलिए इंटरेस्ट, नॉलेज, ये सब चीज़ें अच्छी है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, नए बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है, बट एक सीरियसली, क्योंकि आप अगर 1-2 साल प्रिपेयर कर रहे हो, आपका हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, तो रिवर्स इंजीनियर करना और पीछे से आगे, मतलब उल्टा रिवर्स करना, मतलब बेसिकली आप लास्ट में, कि एंड ऑफ डे में जब आप एकदम एक्सेलेंट हो जाओगे, एकदम प्रो हो जाओगे अपने ऑप्शनल में, तो आपको किस लेवल ऑफ एक्सेलेंस क्रिएट करना है, ये चीज़ आपको डे 1 पता होनी चाहिए। अगर आइडिया लग जाए, जो कि नहीं होती, कोई नहीं बताएगा ये वाली एडवाइस, तो ये अगर पता लग जाए आपको कि आपको डे 1 में ही, कि आपको डे एंड में, मतलब जिस आपका सिलेक्शन हो उस टाइम पे आपको किस लेवल का डेडिकेशन, कंटेंट या एक्सेलेंस दिखाना है। क्योंकि ऑप्शनल का इवैल्यूएटर एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट का प्रोफेसर है जो 30 साल से पढ़ रहा है, तो उसको इंप्रेस करना इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क। उसको इंप्रेस करने में आपको एक्चुअली आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने बहुत मेहनत की है, आपने बियॉन्ड द स्टैंडर्ड बुक्स, आपने बियॉन्ड द मार्केट में अवेलेबल कंटेंट। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मैंने खुद ये सोचा ऑप्शनल लेके कि इसमें बहुत कंटेंट है, बट बाद में मुझे पता चला कि कंटेंट होने से कुछ नहीं होता, कंटेंट आपको कनेक्ट भी होना चाहिए उस कंटेंट से। और मेरा कनेक्ट अभी रिसेंटली ही 2-3 साल में, मैं जब एंथ्रो में मैं पेपर 2 में, पेपर 1 में मुझे देखा कि नहीं, मैं पेपर 2 को बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले रहा था और उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा था और उसमें नंबर भी कम आ रहे थे। तो मैंने दोबारा उसको देखा कि नहीं, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है पेपर 2 की, क्योंकि वो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी है और इंडिया में उसके एप्लीकेशन में देखे और समझे। और फिर मैं जब भी न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो मैं जब भी मेरे को एंथ्रो रिलेटेड न्यूज़ आती थी तो मुझे काफ़ी खुशी होने लगी थी। तो मेरे अंदर भी ये चेंज आ गया था जब मैं, और उसका रिज़ल्ट था कि अभी मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो ये चीज़ें, ये जो ग्रोथ है एक ऑप्शनल में, आप एकदम बिगिनर लेवल से एक एक्सपर्ट लेवल तक तो नहीं बोलूँगा, बट वेरी नियर टू द एक्सपर्ट लेवल, आप जब ये जर्नी है, ये आपको पूरी एंड टू एंड कंप्लीट करनी है, नहीं तो ऑप्शनल कोई भी ले लो, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करे का आई थिंक आप लोग को एक आइडिया लग गया है, और इस चीज़ को ध्यान रखना कि एंड देखना कि एंड में क्या करना है उस ऑप्शनल से। फिर मेंस आंसर राइटिंग पे आ जाते हैं। अभी चलो ऑप्शनल की बात हो रही है तो अब जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में मेरे भी मार्क्स इस बार अच्छे आए हैं, मेरे लास्ट टाइम से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मुझे भी इतना एक्सपेक्ट नहीं था, मेरे 94 मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं, उसमें काफ़ी रोल ऑप्शनल से ज़्यादा जीएस का है। तो जीएस में भी आप टॉपर स्टॉक वगैरह सब देख के, सबको पता है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन सब कुछ पता है, तो मैं बेसिक्स तो नहीं बताऊँगा, आपको सब अब मिल जाएगा। तो क्या चाहिए? मेनली इसमें आपको है इटरेटिव प्रोसेस है। यू हैव ऑलवेज, आपको हमेशा आंसर लिखते रहना है, और जब भी आपको आंसर लिखते हो तो आपको कभी सेटिस्फाई नहीं होना है। जैसे हमेशा थोड़ा सा आपको हमेशा वो गैप होना चाहिए कि नहीं, मैं इसमें ना एक और अच्छा पॉइंट लिख सकता था या लिख सकती थी, या फिर मैं इसमें एक बेटर एग्जांपल, बेटर डेटा, बेटर रिपोर्ट, बेटर इंट्रो और बेटर कंक्लूजन। ये प्रोसेस हमेशा इटरेटिव प्रोसेस है, इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। इसमें आपको, मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई स्टेट नहीं जो आप एकदम अचीव कर लोगे, मेरी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, ये आपको करते ही रहना है। और आप स्टार्ट करो तो आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि राइटिंग इज़ अ प्रोसेस विच टेक्स टाइम। जैसे मैंने बोला कि मैं रीडिंग में बहुत अच्छा था, बट राइटिंग मेरी बहुत ख़राब थी, इसीलिए मुझे काफ़ी अटैम्प्ट लगे मेंस क्लियर करने में। राइटिंग में यार आपको एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्ट और आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। आपके पास बस पेन पेपर से अगर आप लिख रहे हो, आप सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग फास्ट कर रहे हो,
तो वो सब मैटर करता है, क्योंकि आप अगर ऐसे राइटिंग स्पीड के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ाए। अब ज़रूरी नहीं कि आप लिखो ही, अगर मैं एक हफ्ते तक एक भी पेपर ना लिखूं, बट एक हफ्ते तक मैं ब्रेनस्टॉर्म करते रहूं क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को, तो मैं डेफिनेटली श्योर कि आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया है ना। इश्यूज़ तो वही है, इश्यूज़ तो ज़्यादा बदलने नहीं वाले। जितना प्रीलिम्स में विड्थ चाहिए उतना ही उल्टा मेंस में डेप्थ चाहिए। तो आपको नई चीज़ें, नए आप पीवाईक्यूज़ देखोगे, मेंस के क्वेश्चंस नए नहीं आते हैं, थीम्स वही रिपोर्ट होती है। इंटरनल सिक्योरिटी पहले भी जो इंडिया की प्रॉब्लम्स थी, आज भी वही प्रॉब्लम्स है। बॉर्डर रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो यूएस चाइना का वो ट्रेड वॉर है, वो यूएस चाइना की जो राइवलरी है, जो कोल्डनेस है उन दोनों के रिलेशनशिप में, वो कोल्डनेस पहले भी थी। आज थोड़ी ऑब्वियसली इसमें नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, बट एकदम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो आपके पास खाली फैक्चुअल पार्ट चेंज होगा, बट जो एनालिसिस पार्ट है मेंस में, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस में मार्क्स फेच करने का, एनालिसिस पार्ट, वो मोर और लेस सेम ही रहता है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए थिंकिंग की ज़्यादा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि कैसे आप उस ब्रेनस्टॉर्म करके आप उसमें आप चीज़ें कनेक्ट कर पाते हो अदर डायमेंशन में। फॉर एग्जांपल, आपको अगर यूएस इंडिया रिलेशंस के बारे में आपको पढ़ना तो पड़ता ही है और लिखना भी पड़ेगा कहीं ना कहीं, बट आप उसमें आप क्या क्या चीज़ डायमेंशंस दे पाते हो। तो अगेन इससे अच्छा याद आया कि डायमेंशंस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इनका एक क्वेश्चन था, मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखे। तो वही है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का ही पार्ट है कि आप जब राइटिंग करते हो और जब आप एक ही चीज़ को बार बार लिखते हो, एक ही क्वेश्चन को आप जब मल्टीपल टाइम सॉल्व करते हो। मैं अगर 7 अटैम्प्ट दिए हैं तो मैंने ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे या जुडिशरी पे क्वेश्चंस हर बार लिखे हैं और हर बार लिखे हैं, बट इट्स नॉट कि मैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में लिख रहा था वही मैं अब लिख के आया हूँ। तो क्या चेंज हुआ? चेंज हुआ डायमेंशंस में, वैल्यू एडिशन में, एक उसमें कॉन्फिडेंस में कि नहीं अब मैं एक हॉलिस्टिक आंसर लिख रहा हूँ। एंड में मुझे लग रहा था कि मेरा आंसर हॉलिस्टिक है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसमें बहुत चीज़ें कवर कर चुका हूँ, गुड बैड, एनालिसिस पार्ट, रिपोर्ट पार्ट, डेटा पार्ट, कि कितनी जुडिशरी में कितनी वैकेंसीज है, ये सब चीज़ें बहुत टिप्स पे आने लग गई थी। पहले ये सब सर्च करना पड़ता था, शुरू के टाइम में मुझे सब चीज़ ढूंढनी पड़ती थी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग था कि इतना ढूंढ के आपको एक फैक्ट मिलता है और उसके बाद फिर आप सोचते हो कि बहुत स्लो प्रोग्रेस है, तो उसमें ऑब्वियसली बहुत बुरा तो लगता था। बट लेकिन आप ये करते रहते हो ना, तो आपको लगता है कि आपके ना वही है कंसिस्टेंसी कंपाउंड्स, कि आप जब कंसिस्टेंटली करते हो ना तो आपको गेंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं एकदम से एंड में। शुरू में भले ही जनरली डीमोटिवेशन हो जाता है कि भाई छोड़ के चले जाते हैं हम लोग। मान लो आज मैंने आंसर राइटिंग उठाई, तो मैंने देखा बहुत बार मैंने भी गिव अप किया है कि यार ये आंसर राइटिंग क्या चीज़ है, ये क्या भला का नाम है, ये नहीं हो रही मेरे से, और मैंने कई बार गिव अप किया है। बट लेकिन वो करना पड़ेगा आपको, मतलब उसका कोई वो वे अराउंड नहीं है, मतलब वही मेन डिमांड है इस एग्ज़ाम की, आंसर राइटिंग। और वो भी आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा जब आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही हो, जब आपको कुछ भी हेल्प नहीं हो रही हो, कहीं भी आपको मार्क्स नहीं दे रहे हो। इनफैक्ट फीडबैक आप चेक कराने जाते हैं नए बच्चे कॉपी, तो सब नेगेटिव कमेंट्स किए रहे इसमें वो नहीं है, 3 मार्क 2 मार्क देके कर देते हैं, फिर बच्चे और डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। सो ये वन डे प्रोसेस नहीं है, इट्स अ एवरीडे प्रोसेस। मेंस आंसर राइटिंग आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी, उसमें आप बहुत बुरा लगेगा। अगेन जैसे प्रीलिम्स में हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है, तो मेंस में भी यही है कि जब आप इतना मैं लिख के जाओ, पूरे 2 पेज भर के जाओ, टीचर या कोई भी इवैल्यूएटर आपको सिर्फ 2 नंबर दे या 3 दे, तो बुरा तो लगता है। और फिर आप टॉपर से तुरंत कंपेयर करते हो तो आप एकदम हो जाता है कि नहीं नहीं यार ये तो कैसे लिख देते हैं। तो बट उस चीज़ को बुरा नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है, कंसिस्टेंसी का एक सिस्टम बनाना है कि आप उसमें आप को कभी ये सेटल ही नहीं होना है कि ये अच्छा है बुरा, आपको लगना है बस जो भी है उसमें हमेशा स्कोप है। हर आंसर में टॉपर के आंसर हो या खुद का आंसर हो, हमेशा देयर इज अ स्कोप टू इम्प्रूव 0.5 मार्क्स, इम्प्रूव प्रेजेंटेशन, इम्प्रूव कंटेंट, इम्प्रूव लाइक कुछ डेटा रिपोर्ट ऐड हो सकती है, बेटर आर्ग्यूमेंट ऐड हो सकते हैं, हमेशा देयर इज अ स्कोप। और उसके बस वो स्कोप के लिए सर्च करो, वो 1% या 1 मार्क का जो स्कोप है उसके लिए सर्च करो, फिर आपके लिए काफ़ी वो इतना स्ट्रेस टेकिंग नहीं होता आंसर राइटिंग, फिर आप कंसिस्टेंटली बन जाते हो। और एन्जॉय करो मेंस आंसर राइटिंग को, क्योंकि इतने टाइम तक करना पड़ेगा, बहुत डेली करना पड़ेगा, तो आपको उसको एन्जॉय करना पड़ेगा, आपको मज़ा आना चाहिए आंसर राइटिंग में। फिर मल्टी डायमेंशनल का, हाँ मैं पॉइंट मिस कर गया। तो अब आते हैं, बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखे। तो ये प्रॉब्लम मैंने भी बहुत फेस की, उसका सोल्यूशन भी मुझे बहुत लास्ट में मिला, बट उसका वो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है और बहुत ही मतलब ऐसा है कि आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है। आप मार्केट में जाओ,
आप विजन की या कोई भी कोचिंग की आप बस सॉल्व होती है ना टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशंस, वो आप ले आओ कोई भी टेस्ट सीरीज़ का लास्ट टू लास्ट ईयर 2 साल से। मेंस में कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, इस साल की टेस्ट सीरीज़ में भी जाओगे तो वही डायमेंशंस मिलेंगे जो 2 साल पुराने टेस्ट सीरीज़ हुई थी उसमें डायमेंशंस मिलेंगे, खाली उसका कंटेंट या टॉपिक चेंज हो जाएगा, करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होएंगे, बट डायमेंशंस तो वही रहेंगी। जो पेस्टल अप्रोच होती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल, एथिकल, ये सारी डायमेंशंस होती है। और डायमेंशन बहुत होती है, ये पेस्टल तो लिमिटेड है, आप कम से कम ढूंढने बैठोगे तो आपको 15-20 डायमेंशन मिल जाती हैं, जो कि अब जब सब टेस्ट पेपर्स को आप फटाफट पढ़ोगे, किताब की तरह पढ़ोगे, आपको ज़रूर, अगर आपको लग रहा है कि आपको आंसर राइटिंग नहीं हो रही, एकदम ज़ीरो आपको स्टार्ट हो पा रहा है, आप प्लान लेके बैठे हो बट कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप कुछ महीनों तक या कुछ हफ्तों तक सिर्फ आप सॉल्व आंसर्स पढ़ो, मेंस टेस्ट सीरीज़ के सॉल्व आंसर्स पढ़ के आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा, उसमें ऑटोमेटिक कुछ सीड्स ऑफ थॉट्स आ जाएंगे, आप खुद देखने लगोगे कि यार ये देखो, हमेशा एक सोशल डायमेंशन, वुमेन का डायमेंशन तो हमेशा होता ही है, चाहे कोई भी पेपर उठा लो। फिर आप देखोगे न्यूज़पेपर में अगली बार, तो आप जब कोई इशू हो रहा होगा, मान लो कोई कुछ कहीं कुछ हुआ, कोई इंडिया में कोई न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ बनी, और फिर उसमें आप देखोगे कि यार आपको, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा, देखो इसमें सोशल डायमेंशन ये है। सो ये भी एक बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है कि कैसे आप डायमेंशंस आइडेंटिफाई कर लेते हो कोई भी चीज़ पे। ये जब आप पे आ जाता है तो आप समझ जाइए कि आप बहुत पास हैं, मतलब आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। जब आप कोई भी न्यू अखबार उठा के किसी दिन नया अखबार पढ़ रहे हैं और उस दिन नए अखबार में न्यू चीज़ें, कोई न्यू ब्रेकिंग न्यूज़ या कुछ इशू आया है, और उसमें आप एक बार देखने लगो कि हाँ डायमेंशंस आपको दिख जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ आप जब घर पे आपने की होगी, आपने बहुत सारे आंसर्स लिखे होंगे और बहुत सारे आपने सॉल्व क्वेश्चंस देखे होंगे, आप बार बार करोगे इटरेटिवली तो आपको दिखने लग जाएंगी चीज़ें जब न्यूज़पेपर में। सो इसलिए डायमेंशंस अगर नहीं आ रही है दिमाग में स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके सॉल्व आंसर्स पढ़ने लगो, खूब सारे पढ़ो, इतने पढ़ो कि आपको फिर थोड़ा हो जाएगी, हाँ अब तो मैंने को कम से कम 10 डायमेंशन तो दिख ही जाती है, मेरे को एकदम याद ही हो गई है। और फिर उसको यूज़ करके जब भी आप नया एग्ज़ाम अटैम्प्ट दे और उस साल के जो करंट अफेयर्स हो, उस साल के जो न्यूज़पेपर हो, डेली न्यूज़पेपर, डेली एडिटोरियल्स या जो भी इश्यूज़ है करंट में, उनको आज आप फिर आप उन डायमेंशंस के लेंस के थ्रू देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इस साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। अगली बार जो क्वेश्चन आएगा उस साल मेंस में तो वो अखबार से ही आता है। तो इसी के साथ अपन अखबार का भी देख लेते हैं कि अखबार कैसे पढ़े, या फिर क्वेश्चन होता है जनरली, इसमें नहीं है, बट मैंने देखा है कि अखबार का एक इशू रहता है एस्पिरेंट्स के साथ। तो मैं भी शुरू में ऐसा ही था कि बहुत ही लेज़ी था और PT 365 और मेंस 365 पे ज़्यादा रिलाई करता था कि भाई वो बना बनाए कंटेंट दे रहे हैं, उसको पढ़ लो। बट लकीली एक अटैम्प्ट यह था ऐसा ख़राब, जब मेरे बहुत ख़राब मार्क्स आए थे, तब मेरा वो अट्रैक्शन टुवर्ड्स मेंस 365 एंड PT 365 एकदम ख़त्म हो गया था। तो ज़ीरो मेरे को अट्रैक्शन थी। मैं फ्रेंड्स मेरे जो जानते हैं, जिनके साथ मैंने तैयारी की, वो सब जानते हैं कि भाई मेंस 365 की शक्ल देख के, अब वो देख के, अब PT 365 देख के मेरे को ऐसा मुंह बना लेता था मैंने कि इसको फाड़ दूंगा मैं, इसको हटा जाओ। तो उसके बाद मेरे को इतना फ्रीडम में लिबरेट हो गया, मैं एकदम उस चीज़ से, उस रैट रेस से चला गया, उस बोरिंग सी वो मैगज़ीन पढ़ने के। उसके बाद मैंने सोचा कि एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। मैंने रोज़ अखबार पढ़ना स्टार्ट किया, द हिंदू का, और सिर्फ एक अखबार, ज़रूरी नहीं कोई भी अखबार पढ़ लो, बट एक अखबार रोज़ पढ़ो, डेली पढ़ो। फिर मैंने डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, वो मुझे एक वो आने लगा कॉन्फिडेंस और एक मज़ा भी आने लगा। उस अखबार का जब मैं पढ़ता था तो मैं पहले 15-5 मिनट में वो आर्टिकल्स या वो न्यूज़ सेलेक्ट कर लेता था कि जो मुझे लगता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है। मतलब पॉलिटिकल न्यूज़ को तो मैं पेन ऐसे ऐसे क्रॉस कर देता कि नहीं ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है, अच्छा ये नहीं ये सोशल इशू है, नहीं ये गवर्नेंस इशू है। तो पहले तो मैं पहले 5 मिनट में एक फ़र्स्ट रीडिंग में अखबार में सिर्फ वही टॉपिक या वही आर्टिकल आइडेंटिफाई कर लेता जो मुझे लगता है एग्ज़ाम में काम आएगी, जो सिलेबस से या फिर PYQs की हेल्प से मुझे पता थी कि ये ही आता है इस एग्ज़ाम में। उसके बाद फिर मैं उनको अच्छे से पढ़ता था, और अच्छे से पढ़ने के बाद मैं उनको समराइज़ करता था। अब समराइज़ कैसे करता था वो मैं एक अपने लास्ट ईयर के नोट्स में अपने टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूँ कि अब तो मुझे काम नहीं होगा तो मैं डाल ही दूँगा। तो उसमें आप देखोगे मैंने सिर्फ
हर आर्टिकल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसमें मैं हर एक नीट पिकिंग करूँ कि हर एक लाइन पे कुछ एक अंडरलाइन करके, नहीं। पढ़ लिया, ओवरऑल देख लिया, समझ लिया, दो बातें उसमें से, बस यही 2 या 3 बात जो मैं इस आर्टिकल में से मुझे याद रखनी चाहिए। कोई केस का जजमेंट है, कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कोई रिपोर्ट है, या कुछ डेटा है वुमेन के खिलाफ या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, तो बस यही चीज़ मैं नोट डाउन करता था और मैं बस उतना ही नोट डाउन करता था। बाकी मेरे को क्रक्स और जो समरी है वो मैं जो ओपिनियन है वो मेरे को ऐसे लगता था कि ठीक है, इसका ये ओपिनियन है तो ये क्यों सही है और इस पर क्या काउंटर दे सकते हैं, वो मैं बस सोचता था कि यार इसको ये काउंटर दे सकते हैं, या फिर ये कितना अच्छा आर्टिकल है कि ये ऐसे अप्रोच बता रहा है कि कैसे आप नक्सलिज्म में, नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में आप कैसे गवर्नेंस बढ़ा सकते हो, या फिर वो कुछ पुलिसिंग का कोई होगा कि कोई एक्सपर्ट ने लिखा होगा, पुलिस एक्सपर्ट ने, कि कैसे आप मॉडर्न टूल्स के थ्रू, नए भारतीय न्याय संहिता वगैरह ये में न्यू टूल्स हैं उनको कैसे ये इसकी बात हो रही है। तो बस मैं आइडेंटिफाई कर लेता था कि हाँ ये मेरे काम की है, ये मुझे काम आएंगी एग्ज़ाम में। तो यही आपको करना है, आपको बस अपने काम मतलब का पढ़ना है न्यूज़पेपर में, आपको अपने मतलब की चीज़ें ही नोट डाउन करनी है, वरना उसमें 80% चीज़ें तो फालतू ही होती है, तो कोई मतलब नहीं होता। बट ठीक है, उसको आप 2 राउंड में कर लो कि पहले राउंड में आप आइडेंटिफाई कर लो आर्टिकल्स को, फिर सेम चीज़ विद इन आर्टिकल भी आप वो लाइन आइडेंटिफाई, सिर्फ 2-3 लाइन ही होती है जो आपको काम, उसको आपको सर्कल करके आप लिख सकते हो कि हाँ इसको लिख लेते हैं। बाकी तो कहानियाँ ही होती है कि हाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और कि वही आर्ग्यूमेंट्स वही रहते हैं। और जब कोई इशू आता है, मान लो जैसे कि अभी ट्रेड वॉर का आया, तो कई दिन तक सेम आर्टिकल्स ही चल रहे होते हैं कि हाँ उसी पे आ रहा है, उसी पे आ रहा है। बट अगर 4-5 दिन आपने वो इशू फॉलो कर लिया तो आपको पता है कि अब इस टॉपिक पे मेरे को जो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट और आर्ग्यूमेंट्स फॉर चाहिए थे वो मुझे पता चल गए हैं। अब इसमें 10 दिन बाद भी कोई आर्टिकल आएगा तो मैं उसको इतना सीरियसली नहीं पढ़ूंगा, कि मुझे भी अपना टाइम बचाना है, मुझे भी एफिशिएंसी अपनी ख़राब नहीं करनी है। तो मैं बस काम भर, ये जो चीज़ है ये आपको हमेशा अपने टाइम की और अपने उसके वैल्यू करनी है कि अपना टाइम इंपॉर्टेंट है। हमें अगर एक चीज़ हमारी हो गई तो हम दूसरे पे जाने की टाइम आ गया है। एक चीज़ को पकड़ के मत बैठो, कोई भी टॉपिक को या कोई इशू को और कोई भी सब्जेक्ट को। और आंसर पॉइंट वाइज लिखे या फ्लो चार्ट, बिल्कुल भी फ्लो चार्ट डायग्राम के, मैं डायग्राम्स तो यूज़ करने चाहिए बट बिल्कुल भी आंसर पॉइंट वाइज होने चाहिए, बहुत ही क्लियरली और नीटली प्रेजेंटेड होने चाहिए। पॉइंट वाइज में भी फ्रेजेस नहीं होने चाहिए, पूरा सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। चीज़ें थोड़ी कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके थोड़ा, मतलब क्योंकि सामने वाला बैठा है वो बहुत कॉपीज चेक कर रहा है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। अब मैं खुद, मेरे को लोगों के आंसर पढ़ना पसंद नहीं आते थे। जब मेरे फ्रेंड्स वगैरह कर रहे थे, वो कभी दिखाते थे, तो मुझे खुद आंसर पढ़ना दूसरों के नहीं पसंद आता था। मैं खुद के तो पढ़ लेता था पर उनको दूसरों के आंसर पढ़ने में मुझे इतना कंफर्ट नहीं होता था। तो मैं वही सोचा कि स्ट्रेंजर्स के आंसर्स और स्ट्रेंजर्स के नोट्स से मुझे कभी भी पढ़ने में मज़ा नहीं आया। तो वही वाली बात है कि अगर वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं है, अंडरलाइन नहीं है, स्पेसेस नीटली नहीं है, फ़ॉन्ट साइज़ एकदम ज़्यादा छोटा या ज़्यादा बड़ा है, और फिर उसमें एक इंडेंटेशन होता है कि आप एक हेडिंग सब हेडिंग वाला फॉर्मेट नहीं कर रहे फॉलो, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि भाई कौन से आंसर का कौन सा पार्ट यहाँ है। हर आंसर में 2-3 पार्ट तो होते ही हैं मोटा मोटा। तो ये डिवाइड करता था मैं कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें कुछ इश्यूज़ होंगे तो ऑब्वियसली कुछ सोल्यूशंस और वे फॉरवर्ड तो आएगा ही, तो 2 पार्ट तो होते ही हैं। कभी कभी 3-4 पार्ट भी होते थे कि व्हाट स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं या व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं या फिर क्या लेने चाहिए, और फिर डू यू क्रिटिकली एनालाइज या डू यू अग्री, सो यू अग्री देन वाई यू अग्री, डू डिसएग्री तो वाई यू डू डिसएग्री। तो कई बार क्वेश्चन में अलग अलग डायरेक्टिव्स होते हैं वो। हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है कि आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच कैसे लिखनी चाहिए, और ये क्वेश्चन इधर भी है और मैं इसको अभी इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे को ये पूछना है कि क्वेश्चन किसने लिखा है। कोई भी, सिर्फ आंसर राइटिंग नहीं, लाइफ में भी कभी भी नेगेटिव अप्रोच क्यों रखना। मतलब आपको अगर लाइफ में कुछ भी ऑफिसर के, आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है, एक अच्छा सन भी बनना है, एक अच्छा फादर भी बनना है, कुछ भी बनना है, कभी भी नेगेटिव अप्रोच को तो कभी एक्सेप्ट करो ही मत। नेगेटिविटी इज़ अ वेरी बिग सिन काइंड ऑफ थिंग। उससे ना आपका भला होता है ना दूसरों का भला होता है। तो सेम एग्ज़ाम में, आंसर्स में या इंटरव्यू के क्वेश्चन में भी आपको हमेशा पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी को कुछ बुरा या नीचा या कुछ दिखाने नहीं आए, हम हमेशा कुछ काम करने आए हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ह्यूमैनिटी थ्राइव करे, हमारी सोसाइटी थ्राइव करे, हमारा नेशन थ्राइव करे। तो आपको हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखनी ही पड़ेगी। होती है चीज़ें मैं नहीं कह रहा कि चीज़ें बहुत रोज़ी होती है, उनको मैं ये नहीं कह रहा इग्नोर करो, उनके बारे में हमें सबको पता है।
आपको भी पता है, हमें पता है कि दुनिया में क्या बुराइयां हैं, समाज में क्या बुराइयां हैं, देश में क्या बुराइयां हैं, बट उस चीज़ को इतना फोकस करना है, उस चीज़ को एज अ ऑफिशियल, एज अ एस्पिरेंट उस चीज़ की तरफ झुकना बिल्कुल गलत है। कोई आपका कोई मत काम नहीं है, उससे कुछ आपको कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, ना किसी और को हेल्प मिलेगी कि आप कभी किसी की हेल्प करो कि उसको आप नेगेटिव बता दो कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है, ये एग्ज़ाम में तो ऐसा ही होता है, वो सबसे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो पॉजिटिव आंसर्स में क्या, पॉजिटिव हमेशा आपकी अप्रोच होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम को आप बिना पॉजिटिविटी के आप बहुत क्रैक भी कर लोगे लेकिन आप खुश नहीं रहोगे, फिर आपको हमेशा लगेगा यार वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये सर्विस में आप ये रैंक नहीं आई, वो नहीं आई। तो आपको हमेशा पॉजिटिविटी तो आपको रखनी ही है, क्योंकि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको लीडरशिप के रोल के लिए जाना है। लीडरशिप, अगर लीडर ही नेगेटिव होगा तो फिर बाकी लोग कैसे, फिर उनकी तो होप ही चली जाएगी और वो तो बिल्कुल ही एकदम निराश हो जाएंगे। तो आंसर्स में हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। हाँ ऑब्वियसली एकदम भी वो बटरिंग नहीं करनी है कि मान लो कभी कभी क्वेश्चन आते हैं क्रिटिकली एनालाइज, तो ऑब्वियसली एनालाइज करो क्रिटिकली, वो तुम्हें बोल रहे हैं क्रिटिसाइज करने को, बट क्रिटिसाइज करके वहाँ वो ख़त्म नहीं हुआ आंसर कि आपने 2-4 बातें अच्छी बोली, 2-4 बात मुझे बोली और आपने बोला कि हमारा काम हो गया। आपको अच्छी बातें बोल के अगर आपने क्रिटिसाइज़ किया तो उन क्रिटिसिज्म को आप कैसे एड्रेस करोगे, आप कैसे उनके लिए वे फॉरवर्ड डिज़ाइन करोगे, कैसे आप उसके लिए कोई एक अगर बोलते हैं एक कुछ इनिशिएट करोगे। हाँ ये मान लो वुमेन या कोई सोशल इश्यूज़ का कोई इशू है जिसमें क्रिटिकली आपने एनालाइज किया जैसे पेपर 1 सोसाइटी में आता है, कभी कास्ट आता है, कभी कुछ आता है, तो आप उसमें फिर क्या सोल्यूशंस लाते हो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हाँ कास्ट का क्वेश्चन आता है कि भाई इस कास्ट रियलिटी इन इंडिया, तो ऑब्वियसली इसमें आप ये नहीं बोलोगे नहीं इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं है, वो झूठ हो गया। बट आप बोलोगे कि हाँ इंडिया में कास्ट सिस्टम है, इंडिया में कास्ट सिस्टम के ये नेगेटिव्स हैं, बट स्टिल इंडिया काफ़ी मॉडर्न है, इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस की है इससे निकलने की, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज और हमने ज़्यादा बहुत चीज़ें बहुत ही लोगों को बहुत कुछ मीन्स वगैरह दिए हैं एजुकेशन के थ्रू वगैरह के थ्रू, अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू। और उसके बाद हम और कैसे हेल्प कर सकते हैं लोगों की कि लास्ट एकदम पूरे सोसाइटी या फिर जो लोग परेशान हैं इस सिस्टम के नेगेटिव से, वो कैसे उनको हम एड्रेस कर सके। सो ऐसा नहीं कि भाई झूठ ही बोल देना कि नहीं इंडिया में ऐसा होता ही नहीं है, ये भी नहीं मैं एडवाइस कर रहा, बट पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। आपको एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए। आपको काम करना है, आपको किसी बुराई करने के लिए आपको कोई आईएएस या कोई कुछ नहीं बनाएगा। यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बेसिकली इनको एक जैसे नॉर्थ स्टार की वो होता है कि ध्रुव तारा होता है जिसको देख के लोग नेविगेट करते थे पहले, या फिर एक मैग्नेटिक कंपास होता है। तो इतने बड़े वास्ट सिलेबस में यूपीएससी के, जो कि एवरीथिंग अंडर द सन इज सिलेबस ऑफ यूपीएससी, अगर आपको नेविगेट करना है, अपना काम एफिशिएंटली करना है, कम काम में ही अपना एग्ज़ाम निकाल लेना है, तो आपको पीवाईक्यूज़ के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। पीवाईक्यूज़ आपके लिए एक ध्रुव तारा है या फिर एक मैग्नेटिक कंपास है, और उसको आपको हमेशा अपने पास रखना है। ऐसा, और जैसा नहीं कि आपने भी पीवाईक्यूज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में किए तो आप बाकी अटेम्प्ट में आपके अच्छे मान लो कुछ अच्छा स्कोर आ गया तो आप उसको भूल गए। हर अटेम्प्ट में, हर चाहे आप सीनियर हो, बिगिनर हो यूपीएससी के, कि आप ऑलमोस्ट अपना 4th या फाइनल अटेम्प्ट हो या सिलेक्टेड हो और फिर भी दे रहे हो, पीवाईक्यूज़ का तो कोई मतलब कोई अंडर एस्टिमेट या कर ही नहीं सकते आप। पीवाईक्यूज़ तो ओनली थिंग है जो आपको आपका प्लानिंग, आपका सब पूरा स्ट्रैटेजी वगैरह डिसाइड करेगा, आपको बताएगा कि आपको करना है क्या, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। इंटरव्यू के बारे में बोल देते हैं। इंटरव्यू मेरा पहला ही था, सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था, मेरे को 173 मिले, विच इज़ गुड। मैं आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द इंटरव्यू कि मेरा अच्छा ही गया, मेरे को बुरा तो नहीं लगा था, बट ठीक है फिर भी जो भी है। सो इंटरव्यू में यार हॉबीज़ वगैरह होती हैं आपके, कुछ काफ़ी आप डैफ वैफ भरते हो, आजकल तो प्रीलिम्स में भरवा रहे हैं, तो आप ये चीज़ें, एक चीज़ ही बोलूँगा यार, झूठ मत बोलो। झूठ बोलोगे तो उनको दिखता है वो। आप किसी इंसान को 5 मिनट के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो, 10 मिनट के लिए बेवकूफ़ सकते हो, लेकिन 25 से 30 मिनट का जो इंटरव्यू चलता है और यहाँ पे 5 लोग रिटायर्ड ऑफिसर्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड सेक्रेटरीज बैठे हैं, उनको आप झूठ नहीं, उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो अपनी हॉबीज़ वगैरह में आप नहीं झूठ बोल सकते। जैसे मैंने जिमिंग लिखा था, जिम, तो मेरे को सब बोलते हैं कि यार जिम विम तो नहीं लगता, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इतना लीन एंड वो नहीं हूँ, बट मैंने कि यार मैं जाता हूँ और मैं फ्री टाइम में मेरा यही करता हूँ, तो मैं यही लिखूँगा, मैं फालतू में इन्वेंट नहीं करूँगा जस्ट बिकॉज कि यार किसी ने बोल दिया कि वो लिख दो उससे नंबर आते हैं। तो मेरा बहुत डेड ऑनेस्ट था कि हॉबीज़ वगैरह में मैं ऑनेस्टी, पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में
आपको वहाँ पे इंटीग्रिटी ही चेक हो रही है। और इंटीग्रिटी की डेफिनेशन आपको पता हो तो यही है कि होलसमनेस ऑफ द कैरेक्टर, मतलब आपके कैरेक्टर में, आपके पूरे ओवरऑल कैरेक्टर में कोई दाग नहीं हो, आप जो हो आप वो एक होल हो। जो आप पेपर में लिखा है आपने, स्कूलिंग यहाँ से की, वो यहाँ से किया, हॉबीज़ ये करते हो, आपसे बात करेंगे, वो सब चीज़ें आपको दिखनी चाहिए कि हाँ यार ये सब चीज़ें अलाइंड है। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि एक चीज़ यहाँ पॉइंट कर रही है और दूसरी चीज़ वहाँ पॉइंट कर रही है। जितना वो अलाइंड है, जितना वो इंटीग्रिटी दिखती है, जितना वो करते हैं, उतना ही वो अच्छे आपको एटलीस्ट गुड मार्क्स तो वो देंगे आपको, मतलब बुरे तो नहीं देंगे। जो होता है ना कि एकदम 100 दे दिए, 130 दे दिए, वो तो आपको नहीं मिलेंगे। वैसे तो फिर ये है कि दूसरा चीज़ जो मेरे को लगता है इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रोल क्लैरिटी। क्योंकि अभी हम पॉजिटिव अप्रोच की बात कर रहे थे, तो वो एक क्लैरिटी है जो मुझे काफ़ी टाइम से थी। और मैंने कभी भी, कितने मेरे अटैम्प्ट हुए थे, मेरे को ये था कि मैंने आज तक कभी यूपीएससी को क्या किसी फ्रेंड को ऐसा नहीं बोला कि यार ये तो देते ही नहीं नंबर, या तो ऐसे हैं। मुझे लगा ठीक है, सिस्टम फेयर है, एग्ज़ाम फेयर है, नंबर मेरे नहीं आए तो कमी मेरे में ही थी। मैंने कभी यूपीएससी को नहीं बोला, जबकि मैंने देखा है कि काफ़ी सेलेक्टेड, नॉन सेलेक्टेड इंटरव्यू देने वाले भी बहुत आजकल ऐसे कि भाई उसने मार्क्स नहीं दिए, वो ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं, आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका रोल क्या है। तो वैसे ही वहाँ पे आपको जाना है, इंटरव्यू में जाना है, तो आपको दिखना चाहिए कि वो यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ समबडी हु जस्ट आउट ऑफ द कॉलेज, दे वांट सम मैच्योरिटी फ्रॉम यू। उनको आपसे एक जजमेंट चाहिए है इश्यूज़ पे, उनको आपसे सॉल्यूशंस चाहिए इश्यूज़ पे, उनको आपसे क्लैरिटी चाहिए कि अगर आप पे कल को मुसीबत आए या फिर आप पे कल को रिस्पॉन्सिबिलिटी आए तो आप हैंडल कर पाओगे। आप बेंड नहीं, मतलब वो आप बेसिकली आप बिखरोगे नहीं। आपका सॉलिड फाउंडेशन है, आपका पूरा आपके कैरेक्टर बहुत होलसम है, तो वो आपको नंबर देंगे। उनको अच्छे लगते हैं ऐसे लोग कि जिनका कैरेक्टर होल है। और बाकी कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत ऐसे कि गलत लिख देते हैं या फिर ज़्यादा कि शो ऑफ करते हैं कि वो है नहीं, वो और कुछ और दिखा रहे हैं, तो वो पकड़े जाते हैं और उनको वो लगता है कि रिलायबल नहीं है। तो वही है कि आपको रिलायबिलिटी, क्लैरिटी, क्लियर कम्युनिकेशन, कि बोलना है तो बोलो और क्लियरली बोलो, और सुनना है तो कि हाँ एग्जामिनर क्या, सामने वाले क्या पूछ रहे हैं उसको भी रिस्पेक्ट करो। उनको जज मत करो कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनको जज करो कि सर जो भी है, जो भी उन्होंने पूछा है वो सोच समझ के ही पूछा होगा, तो उसको जिस तरह से आपका बेस्ट पॉसिबल आपको आंसर लगे कर दो। ये नहीं कि यार ये तो पॉलिटिकल, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं बोर्ड्स मेंबर्स को कि ये राइट विंग होते हैं, लेफ्ट विंग होते हैं। अरे कोई विंग नहीं होता इंटरव्यू में, वो लोग नॉर्मल लोग हैं, वो ऐसा कोई विंग नहीं है। वो बेसिकली इश्यूज़ पे डिस्कस हो रहा है, आपसे सवाल दिया जा रहा है और आपको देखा जा रहा है कि आप अपने रिस्पॉन्स से आप क्या कैरेक्टर रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आपके थॉट प्रोसेस है, बस वो चेक किया जा रहा है। और वो सिर्फ थॉट प्रोसेस के उनके पास एक ही क्राइटेरिया है कि आप एक रोल क्लियर है, ऑफिसर बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हो, या फिर आप बस आ गए हैं ऐसे ही पढ़ लिख के। फिर सोर्सेज वगैरह तो यार मेरे को पता नहीं, मैं तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो मैंने तो काफ़ी चीज़ों में सोर्सेज कभी चेंज नहीं किए, कई चीज़ों में मैंने बहुत सोर्सेज चेंज किए, तो सोर्सेज का मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। खुद के नोट्स बनाए या दूसरे के नोट्स पढ़े, मैंने भी दोनों चीज़ की है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कभी कभी मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं। और जैसे कि पेपर 1 एंथ्रो में बायो वाला पार्ट था, तो उसमें मैंने कई बार खुद से ही इधर उधर सर्च करके कुछ जाके ईपीजे पाठशाला में या फिर डीके कुछ भट्टाचार्य के आर्कियोलॉजी के कुछ आके मैंने कुछ खुद के नोट्स बनाए। कभी कभी मैंने एज इट इज़ टॉपर्स के नोट्स भी उठाए हैं, जैसे मंदार पाठ की पेपर 2 एंथ्रो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एफिशिएंसी एंड योर स्ट्रैटेजी कि कितना टाइम है। वैसे मैं कई बार, मेरे को याद है कि मैं कई बार नोट्स बनाने लगता था और मैं 3 दिन बाद सोचता था कि यार 3 दिन में तो सिर्फ 4 पन्ने बने, तो ऐसे तो मैं कभी पहुँचूँगा ही नहीं एंड तक, तो मैं छोड़ देता था कि नहीं नोट्स नहीं बनाने, खुद किसी का बनाया पढ़ लो। और कभी कभी दूसरों का नोट्स खरीद के आता था किसी के या कहीं से लेता था, और लगता था यार कि कई बार होता है ना दूसरे के नोट्स नहीं समझ में आता क्योंकि उसने कुछ एब्रीविएशन कर रखे हैं या फिर उसकी लैंग्वेज या उसका क्या कहना चाह रहा है वो क्लियरली नहीं कम्युनिकेट हो पा रहा है। तो मैं फिर उससे मैंने सोचा था कि यार इसको डिकोड करने में मुझे महीने लग जाएंगे, फिर मुझे समझ में आएगा, फिर मैं उनको पढ़ूंगा, ऐसे मैं कैलकुलेट करता था और फिर मैं गिव अप कर देता कि नहीं इसके नोट्स नहीं पढ़ने हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फ्लो एंड द ईज़ ऑफ दैट डूइंग दैट। अगर ईज़ ऑफ डूइंग अच्छा है तो नोट्स बनाओ, ईज़ ऑफ डूइंग अच्छा है कि किसी के नोट्स उठाने हैं या डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो वो भी चलेगा। नोट्स पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट बुक। आई थिंक आई प्रीफर टेक्स्ट बुक फॉर प्रीलिम्स ज़्यादा, बट मेंस में नोट्स पढ़ो क्योंकि मेंस में डेप्थ चाहिए होता है।
तो वो डेप्थ आप खुद से करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेंस में ट्राई करो कि जो कंपाइलेशन होती हैं कोचिंग्स के वगैरह के कुछ कुछ उसमें बेस बना के फिर अपना खुद से वैल्यूएशन करते रहना करंट अफेयर्स या न्यूज़ पेपर से या चैट जीपीटी से। आजकल चैट जीपीटी बहुत आप इजीली यूज़ कर सकते हो। और इन जनरल प्रीलिम्स अगर है, अब 1-2 महीने में आपका प्रीलिम्स है, उस वक्त में आप आई वुड प्रीफर टेक्स्ट बुक रीडिंग। टेक्स्ट बुक मतलब मैं प्रीलिम्स से पहले लक्ष्मीकांत को ऐसे एकदम जहाँ जाऊँ तो लक्ष्मीकांत हाथ में रहती है। लक्ष्मीकांत को बार बार पढ़ता हूँ। मेरे को हमेशा बहुत मेरा आधा कॉन्फिडेंस तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का ये आता है कि अगर मैंने 10 दिन में कहीं बार कभी 10 पन्ने, कभी 20 पन्ने, कभी 4 पन्ने, कभी 30 पन्ने पढ़े हैं लक्ष्मीकांत के एवरीडे इधर उधर करके, तो मुझे लगता है कि चल एक चीज़ तो मेरी है कि एटलीस्ट मेरे पॉलिटी के क्वेश्चन तो गलत नहीं होंगे। तो कभी कभी टेक्स्ट बुक पढ़ना ऐसे हेल्प करता है, स्पेशली इन प्रीलिम्स। यूपीएससी में एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंट है यार। एनसीईआरटी बेस बना देती है और कभी कभी क्वेश्चंस भी आते हैं नए एनसीईआरटी से, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आगे है भी एनसीईआरटी न्यू है ओल्ड। तो ऐसे कुछ कुछ पेंटिंग वाली और आर्ट एंड कल्चर वाली भक्ति मूवमेंट वाली मैंने पढ़ी थी जब नई नई एनसीईआरटी आई थी। तो कभी कभी ज़रूरी है पढ़ना, पर उस पर बहुत लोग मैंने देखा है महीने महीने लगाते हैं। मैंने कि ये बच्चों की किताब है, इसमें महीने क्यों लगा रहे हो आप एक कॉलेज ग्रेजुएट हो, आप ऑलरेडी एक एडल्ट हो, आप ये 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड की किताबें पढ़ रहे हो, उसके बाद उसमें टाइम लगा रहे हो, तो वो सही नहीं है। तो अगर पढ़नी है तो फटाफट निपटा के उसमें सिर्फ काम वाम की चीज़ें, और उसमें बस खाली वही जो बॉक्सेस होते हैं, जैसे 10th 11th 12th की एनसीईआरटी, उसमें बहुत अच्छे बॉक्सेस होते हैं, हिस्ट्री वाले वगैरह पढ़ सकते हो। इकोनॉमी में वो मैक्रो होती है वो पढ़ सकते हो, माइक्रो का कोई काम नहीं है। वैसे ही पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, उसमें अब वो बहुत अच्छी बुक है, पढ़ के मज़ा आता है, लेकिन काम की उसमें 4 लाइनें भी होनी होंगी। तो वही एक बार पढ़ के उसको बस, उसको बाद उसको पीछे मत पढ़ो कि बस कि उसको बार बार पढ़ रहे हो। उसको बस पढ़ के कि हाँ चलो ठीक है, एक आइडिया लग गया, कोई अच्छी इसमें लाइन हो, कोट मिल जाए, जैसे उसमें कि आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर के कोट्स मिल जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के, हाँ तो उनको ज़रूर आप एक फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट खींच के अपने मेंस GS2 में यूज़ कर सकते हो। वो बहुत अच्छा आपके ऐसे में यूज़ कर सकते हो। तो वो पर्पज़ से एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट लेकिन आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के आप बहुत अपना टाइम वेस्ट ना करें उस पर। उसमें उतना ही काम की चीज़ें लिए जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ उठा सकते हैं ऐसे में, ये चीज़ फैक्ट है, जैसे कि इबन बतूता वाला चैप्टर है, या फिर जो फॉरेन ट्रैवलर्स वाला चैप्टर है कि भाई ये प्रीलिम्स में बहुत आ रहा है फॉरेन ट्रैवलर्स, तो बस वो चैप्टर पढ़ लो, बाकी एनसीईआरटी मत पढ़ो। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट तो आपने वैसे भी स्पेक्ट्रम से पढ़ा ही होगा ना, तो वो चीज़ करके ही आप देखो कि क्या ओवरलैप हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। करंट अफेयर्स की तैयारी, करंट अफेयर्स के लिए आई थिंक द हिंदू तो बेस्ट है ही, बट अगर आप एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आई थिंक 1 साल तो आप PT 65 या मेन 65 कर सकते हैं, बट उस पर बार बार मत कीजिए। उससे खाली मेन 65 करने से ये होता है कि आपको कुछ इश्यूज़ या कुछ रेडीमेड फॉर्डर मटेरियल लाइक डेटा ऑन हेल्थ, डेटा ऑन एजुकेशन, डेटा ऑन अदर इश्यूज़ लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट, डेटा ऑन वुमेन, ये सब चीज़ें बहुत मिल जाती है। तो ये पर्पज़ से आप करंट अफेयर्स ऐसे इन मैगजीन्स को यूज़ करें, बट इन पे रिलाई ना करें। खुद से ही अपना PYQs लेके अपना दिमाग लगाए कि भाई इस साल क्या था न्यूज़ में। अखबार जब आप रोज़ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या था, तो उससे आइडिया लगाओ कि हाँ ये कुछ आ रहा है, एग्जाम में आ सकता है। रही थी कोविड के टाइम में, तो बहुत बहुत काफ़ी इंडिकेशन था कि वैक्सीन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आया भी था। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में न्यूज़पेपर कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसमें टॉपिक कैसे निकाले, PYQs आप देखोगे बार बार। PYQs तो आपको इतने रटे होने चाहिए, मतलब PYQs आपने रटे हैं तो आप कभी भी कोई भी किताब, कोई भी अखबार को जब आप खोल रहे होंगे और पन्ने पलट रहे होंगे तो आप फालतू चीज़ें नहीं पढ़ोगे अगर आपने PYQs रटे हैं तो। अगर आपने PYQs रटे नहीं है तो आप क्या करोगे, उस किताब को कवर टू कवर पढ़ोगे, उस अखबार को कवर टू कवर पढ़ोगे। तो ये बहुत इनएफिशिएंट तरीका है। इसमें कभी आप खड़े वहीं रह जाओगे, आप फिर इसमें ग्रोथ नहीं है। यूपीएससी में टेस्ट सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टेस्ट सीरीज़ बहुत ओवररेटेड हैं। आई रिमेंबर मैं एक लाइब्रेरी में था ओल्ड नगर में, और उसके बाद मैंने एक छोटी सी कोचिंग ज्वाइन की, और उसका नाम तो मैं नहीं लूँगा, बट उस कोचिंग में जो चेकर था, जो मेरी कॉपी चेक कर रहा था, मुझे पता चला वो मेरी लाइब्रेरी का ही लड़का है जिसने आज तक प्रीलिम्स नहीं निकाला, और वो मेरा 4था या 5वां लगातार मेंस था। तो उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया था ना कि मतलब जिसको बिल्कुल भी लेवल नहीं है, जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं है,
वो बिल्कुल भी मतलब सीरियस कैंडिडेट नहीं है, और वो वहाँ पे उस कोचिंग में चेक कर रहा है, और मुझे लगा कि मैंने क्यों इसको क्या कर रहा हूँ। मैं चैरिटी थोड़ी खोली है कि अपने इतने मुश्किल से इतने 10-20 हज़ार के टेस्ट सीरीज़ लेते हैं हम प्रीलिम्स के बाद, और वो इसका कोई मिसयूज़ नहीं है। तो वही है, उस वक्त मैंने उस जो टीचर थे उनको सुनाया कि सर आपको चेक करना है तो करो, वरना मत करो, मैं किसी से मत चेक कराओ। तो उन्होंने फिर खुद चेक किया था। तो वो ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही जो मार्केट में है इतनी कॉस्टली है, ओवररेटेड है, कोई मेरे को तो यूज़लेस लगती है। इससे बेस्ट ये है कि आप सॉल्ट ले आओ। सॉल्ट जो मार्केट में, जैसे प्रीलिम्स में हम ले आते हैं 40-50 रुपीज़ की वो बुकलेट ले आते हैं, और एक मैं OMR की वो बुक ले आता था, खुद से OMR भरता था। मैं पूरा सिमुलेट करता हूँ। मैं जब अगर प्रीलिम्स आ रहा है तो मैं प्रीलिम्स सिमुलेट करता हूँ, और मेंस आ रहा है तो मैं मेंस सिमुलेट करता हूँ। मैं खुद से ले आऊँगा क्वेश्चंस कहीं से, या तो टेलीग्राम से, या फिर किसी फ्रेंड से मांग के, या फिर जो फ़ोटोकॉपी की दुकान होती है ओल्ड राजेंद्र नगर में, मैं खुद से ले आऊँगा। मैं खुद से उसको ऐसा सॉल्व करूँगा टेस्ट सीरीज़ में, और फिर उसको खुद ही चेक करूँगा। वो बेस्ट तरीका लगता है मुझे, जो कि मैं बहुत लेट समझा। काफ़ी टाइम मैंने बहुत साल इसी में भी फोमो के चक्कर में, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि नया नया जोश होता है, नया नया प्रीलिम्स निकला होता है, तो जो बाकी कर रहे हैं बस करते हैं। तो वो ही है कि उस चक्कर में मैंने भी कई बार बहुत टेस्ट सीरीज़ एंथ्रो की, GS की और ऐसे की मैंने काफ़ी लगाई थी, बट इतना मुझे लगा नहीं कि वो वर्थ इट है। अगर आप में सेल्फ वो है चीज़ कि आप में अगर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं खुद से चेक कर सकता हूँ, या मैं खुद से लिख के खुद ही वैल्यूएट करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बढ़ना वही है कि जब प्रॉब्लम, पर्पस क्या है लिखने का, प्रैक्टिस करने का, इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट अगर आपको दिख रही है होते हुए तो आप खुद वो कर सकते हो। उसमें आपको कोई बाकी नहीं बताएगा, और जो आपके बताएगा वो बेसिकली वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा वो आपके गोल से, आपके जर्नी से। वो बस करेगा, वो अपना काम करके फ्री हो जाएगा। वो थोड़ी ना आपके बैठ के आपको आपके दिमाग में वो थॉट्स डेवलप करवाएगा कि भाई ये थॉट्स डेवलप करने की ज़रूरत है। तो वो आपको खुद ही करनी है टेस्ट सीरीज़, अगर कर सको तो। डेली कितना घंटे? भाई घंटे पढ़ाई तो मैं नहीं करता था। मेरे को भी एक मैं हमेशा इस जर्नी में रिफ़्लेक्ट बहुत किया हूँ कि क्या सही है मेरे बारे में, व्हाट डू आई लाइक, व्हाट डू आई डोंट लाइक चीज़ें। हाँ, थोड़ा बैक हो जाता हूँ कैमरे के लिए। तो रिफ़्लेक्ट करो यार, मतलब जितना रिफ़्लेक्ट कर सकते हो। तो मेरा एक लिमिट था कि मैं को पता था कि एक लिमिट है मेरी पढ़ाई की, जो उसके बाद मैं नहीं, ऐसे मेरा था कि 1 घंटा पढ़ लिया तो मेरे को ब्रेक चाहिए 5-10 मिनट का, तो या फिर 2-3 घंटे पढ़ लिया तो मुझे ब्रेक चाहिए। तो उसके लिए मैं कुछ गाने वाने या कुछ भी करके, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ते जा रहा हूँ। वो कोई क्वालिटी ओवर क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं इसमें अब चलो अब आई गई है बात, तो मैं शेड्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है, तो इसको रैप अप करते हैं। शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमली फिक्स डेली, सुबह फिक्स टाइम पे उठना, फिक्स टाइम पे खाना, फिक्स कपड़े पहनना। आपको कौन सा, आप UPSC एस्पिरेंट हो तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको बस सोशल लाइफ में कहीं इधर उधर जाना है। 2-3 कपड़े होते हैं, 2-3 शॉर्ट्स, 2-3 वगैरह सेम कपड़े, बस कि ये पहन लिए, अगले दिन वो पहन लिया, अगले दिन तीसरे दिन फिर से रिपीट कर दिए। 3 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स, मेरा हमेशा कुछ फिक्स रहता था कि सेम कपड़े। खाने का भी बहुत फिक्स, कि फिक्स टाइम पे ये ही खाऊंगा, ये फिक्स खाऊंगा। तो मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत कांस्टेंट कर दी थी, वेरिएशन नहीं लाया था। शुरू में बहुत ज़्यादा थी, शुरू में से भी मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। बीच में थोड़ी कोविड के टाइम पे जब मेरे को मूव करना पड़ा था दिल्ली छोड़ के, तब मेरे काफ़ी दिक्कत हुई थी। और उसके बाद मैं फिर से जब वापस आया था दिल्ली, तो मैंने काफ़ी फिर से सिस्टमेटिकली अपना टाइमलाइंस, अपने शेड्यूल फिक्स करता था कि जब मेरे को पता है कि मैं 8 घंटे ही पढ़ पाऊँगा तो मैं बाकी घंटे क्या करूँगा। अच्छा, मैं कोई पॉडकास्ट देखूँगा, मैं कुछ ये देखूँगा, मैं जिम जाऊँगा, मैं अपना हॉबी कंटिन्यू करूँगा। और आता है कि हॉबी क्या पर्पस, क्यों मैंने जिम चुना, बिकॉज़ बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा था हर अटेम्प्ट के साथ कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे। मेरे मार्क्स सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट में 100 नंबर बढ़े हैं, बट मेरे हमेशा मेंस में मार्क्स 660, 670, 680, कभी भी ये बैरियर ब्रेक ही नहीं हो रहा था। और मैं हर साल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था कि भी क्या हो रहा है ये। सो मैंने एकदम से देखा कि इसको मैनेज तो करना पड़ेगा। क्यों स्ट्रेस मैनेजमेंट मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, तो उसी को मैं कनेक्ट करूँगा कि UPSC कभी आपके लाइफ से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आपकी UPSC आपकी लाइफ से बड़ी हो रही है तो आप कुछ तो आप में आप गलत कर रहे हो। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो UPSC को थोड़ा साइडलाइन करते हैं, मैं लाइफ को। तो मैंने क्या चेंजेस किए हैं लाइफ में, मैंने डेली डिसिप्लिन में वर्कआउट करना स्टार्ट किया। या तो रनिंग, जैसे मैं बीच में कई बार रनिंग किया हूँ, मैं हाफ मैराथन भी दौड़ गया था। और डेली मैं 2K 1K से 1K दौड़ना, तो आज अब मेरा टारगेट था 2K, फिर 2K से 3K, ऐसे कर करके मैं एक टाइम था। बट फिर मैं रनिंग नहीं छोड़ दी मैंने, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता था नीज़ पे। मैं जिम पे आया, क्योंकि जिम एक लो इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट हाई रिजल्ट एक्टिविटी है, तो मैं जिम पे आया। तो उससे क्या स्ट्रेस मैनेज होता था मेरा
क्योंकि अगर आप स्ट्रेस मैनेज नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम में खुश नहीं रहोगे, और खुशी से फिर अगेन ग्रोथ नहीं होती है। ये एनालॉजी जिम में भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेन करते हो तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। आप कोई भी स्टिमुलस या कोई भी स्ट्रेस नहीं ले रहे हो तो भी आपका कोई ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ का एक गोल्डन, क्या बोलते हैं, एक गोल्डन जोन है जहाँ पे वो बस थोड़ा ही ज़्यादा हो आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ से। तो सेम आपके बस तैयारी में भी आप इतना ही स्ट्रेस लो जितना आपको लगता है कि नहीं बस 10 नंबर ही बढ़ाने हैं या फिर बस 1 नंबर ही बढ़ाना है आंसर में। अब ये मैं सोचो कि एकदम में कि यार मेरे को 100 नंबर बढ़ाने में, क्योंकि मैं सब सोचता था तो मेरे को बहुत बुरा लगता था, मैं बहुत सैड होता था। बट मैंने जब ब्रेक छोटे छोटे स्टेप्स पे ही फोकस किया, प्रेजेंट पे ही फोकस किया, तो लकीली मतलब आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि मेरे इस बार एकदम से 100 नंबर बढ़ गए मेंस में। आई एम रियली लाइक हम वेरी ग्रेटफुल टू दिस जर्नी एंड दिस ब्लेसिंग दैट आई हैव रिसीव्ड। सो और तो मैं, हाँ, तो यही कह रहा था कि बेसिकली देखो फंडा ये है कि एंथ्रोपोलॉजी मैंने से इंटरेस्ट से तो ली, मैंने कैसे भी ले ली कि स्कोरिंग वगैरह, फिर मेरे को पढ़ के बहुत समझ में आया कि फंडामेंटल फ्लॉ क्या है, दुनिया के साथ क्या हो रहा है, आज लोग क्यों इतने परेशान हैं, आज क्यों हम में से, मैं पूरे दिन 12 घंटे बैठे रहता हूँ लाइब्रेरी में चेयर में, तो ऑब्वियसली मेरी बॉडी, जो हम लोग की बॉडी, आपकी मेरी, हम सबकी, हम की बॉडी डिज़ाइन नहीं है कि हम इससे बैठे रहने के लिए बने हैं। हम लोग की जो इवोल्यूशन है ह्यूमैनिटी का, फ्रॉम एप्स टू ये जो भी है बायोलॉजिकल, और वो है, वो एक्चुअली इट्स अबाउट मूवमेंट। सो मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपनी लाइफ में सब मूवमेंट हटा दोगे, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप हटा दोगे, आप बस खाली बैठ के पढ़ते ही रहोगे, बैठते पढ़ते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे, आपको पता भी लगेगा। क्योंकि हम इसलिए बने नहीं हैं, हम बैठ के पूरे दिन किताबें मगने के लिए नहीं बने हैं। हमको हमारे डिज़ाइन, हमारा एवोल्यूशन, वो तो भी रिसेंटली 100-50 साल में हम मॉडर्निटी में इस लाइफस्टाइल में आ गए हैं, लेकिन हमारी जो बेसिक ड्राइव है, जो नीड है ह्यूमन की, वो है कि आप एक फिज़िकली या फिर आप मूव करें अपनी बॉडी को, आप एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, ताकि इसी से आपका जो हार्मनी है, माइंड बॉडी सोल कनेक्शन है, वो पूरा अलाइंड होगा। और जब ये अलाइंड होगा तो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी भी आएगी। आप जो काम करेंगे या कुछ भी आप सक्सेस, कोई भी फील्ड में जाओगे तो आप खुश रहोगे। और इन जनरल भी अगर आप खुश रहोगे तो आपके आसपास आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके साथ आसपास जो भी लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। मैं ओल्ड नगर में रहा हूँ कई साल, मैं देखा है वहाँ पे बस बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं और फिर फालतू का स्ट्रेस लेंगे और नीचे आके फिर सिगरेट पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, बस यही करते जा रहे हैं, और उनको कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको समझ नहीं है कि वो कितना अपनी बॉडी के साथ, अपनी मेंटल हेल्थ के साथ, अपने करियर के साथ, और कितना अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक इंसान की कि अपने आसपास के लोग जो होते हैं, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, चिल्ड्रन, फ्यूचर वाले फैमिली मेम्बर्स वगैरह, उनके साथ कितना बुरा कर रहे हैं। तो ये सेल्फ हार्म नहीं करना है, आपको इज्जत देनी है अपने आप को। और इस प्रोसेस में आके अगर आपको लग रहा है कि आप अपने आप को इज्जत नहीं दे रहे हो, तो आप फिर आपको सोचने की वाली बात है कि क्यों, क्या फ़ायदा इसका, इस तैयारी का, जो आपको लाइफ में ही आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे। सो प्लीज़ ये चीज़ का इंश्योर करें कि ये चीज़ें कुछ फंडामेंटल्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के, जो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और जब ये चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है और फिर आप खुशी आपको अपने आप खुशी होगी एग्ज़ाम की प्रेप करने की या कुछ भी काम करने की लाइफ में, कि भाई क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है आगे करियर का, क्योंकि बहुत ही रिस्की गेम है ये। इस एग्ज़ाम का डिज़ाइन एक नज़रिए से देखे तो रिजेक्शन का है, तो आपको किसी तरह वो रिजिलियंस बिल्ड करने की हैबिट होनी चाहिए। और ये आप अगर सोचें कि रेजिलियंस आपको कोई भी फील्ड में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो आपको हेल्प करेगी। रेजिलियंस और ह्यूमन अडेप्टेशन, कि अडेप्ट करना सिचुएशंस, तो देखो हमेशा अच्छी नहीं रही है, अप्स एंड डाउन, ये वगैरह चेंजेस होते रहते हैं। तो आप रेजिलियंस और एंटी फ्रेजिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, तो ये सब चीज़ें पे ध्यान दे सकते हैं। फिर थोड़ा बहुत डीप वर्क का एक बुक है कार्ल न्यूपोर्ट की, उसको वो भी मैं रिकमेंड करूँगा, उसको पढ़े। कमेंट्स वगैरह ले लेता हूँ, थोड़ी देर में लेता हूँ मैं। बस ये लास्ट में यही कंक्लूड करूँगा कि अपने हेल्थ का और अपने इसका फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, फालतू में इसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और
थोड़ा केयरफुल रहे और चीज़ें समझे कि मतलब क्या है। और आई थिंक एक्सरसाइज करना, कुछ 40 मिनट्स डेली एक्टिविटी कुछ करे एज ए एस्पिरेंट। सिर्फ पढ़े नहीं 12-12 घंटे, सिर्फ आपको छोड़ के सब कुछ सेक्रीफाइस करके सिर्फ ये नहीं कि पढ़ते ही रहे। पढ़ाई इज़ नॉट सच अ वेरी नैरो कॉन्सेप्ट। आपको होलनेस ऑफ कैरेक्टर डेवलप करना है जो आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ पढ़ के प्री मेंस निकालो, बाद में इंटरव्यू में आपका कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ, पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हुई, तो वहाँ पे आप मार्क्स आ जाए। तो आप पूरा चीज़ को सोचिए, थोड़ा गहराई से सोचिए, अपने बारे में रिफ्लेक्ट करते रहिए। बाकी अब कमेंट्स वाले आंसर्स या क्वेश्चन देख लेते हैं। कैसे देखते हैं। तो एक तो हाँ, बाद में टाइम मिला ना मिले, मैं यूपीएससी टाइम को काफ़ी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बेचारे काफ़ी परेशान हो गए कि मैं आधे घंटे तक लॉगिन ही नहीं कर पा रहा था, लाइव नहीं आ पा रहा था। मेरा क्लास 12 कंप्लीट हुआ था, मैं अभी स्टार्ट कर सकता हूँ। या तो क्लास 12 के बाद स्टार्ट तभी करो अगर तुम्हारे पास आर्ट्स बैकग्राउंड है, या तुम्हारे पास कुछ भी लाइक बैकअप वगैरह नहीं है, तुम्हें आना ही है गवर्नमेंट जॉब में, और या फिर कुछ यूपीएससी नहीं तो एसएससी की तैयारी करोगे। तो कुछ होते हैं कि मतलब आपको लग रहा है कि नहीं उसमें यही ऑप्शन है, और कोई जाता है आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो आप फिर सोच सकते हैं कि फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन की आप कर सकते हैं तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन हाँ, एग्ज़ाम सारे दीजिए। मैंने भी बहुत एग्ज़ाम्स दिए हैं, और एग्ज़ाम सिर्फ ऐसा नहीं होना कि आप ऑल एग्स इन वन बास्केट नहीं होना चाहिए। यूपीएससी के अलावा डाइवर्सिफाई करिए। इसके भी इस चीज़ पे भी आपको मैं बोलना चाहूँगा, एक बुक है रेंज बाय डेविड एप्स्टीन, या क्या नाम है उसका, रेंज, हाँ डेविड एप्स्टीन रेंज करके है। उसमें यही बोला गया कि जितना आप डाइवर्सिफाई करते हो ना, उतना आप क्या बोलते हैं, उतना आप वही रेजिलिएंट और एंटी फ्रेजाइल बनते हो। बेसिकली आप जितना डाइवर्स करोगे उतने आपको अब डाइवर्स, तो इसलिए डाइवर्स एग्ज़ाम देने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये मत सोचिए कि नहीं मैं तो यूपीएससी के लिए ही बना हूँ, मैं तो इतना वो हूँ ये हूँ, नहीं। मैंने सब एग्ज़ाम दिया, आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी सब दिए हैं। सर मेरा क्लास 12 वाला हो गया, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू। आंसर राइटिंग घर से करते हैं, दिल्ली ना जाते हैं, हाँ कर सकते हो, मैंने बताया ना। ले आओ सॉल्व आंसर्स, ले आओ कोई भी कोचिंग की, 1 साल की 2 साल की टेस्ट सीरीज ले आओ, 21 के ले आओ, 22 के ले आओ। डायमेंशंस देख लो, समझ लो, क्वेश्चंस का अप्रोच, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, स्ट्रक्चरिंग, प्रेजेंटेशन पे काम कर दो। पहले हेल्प लेके करो, और जब बाद में 1-2 महीना हो जाए घर पे, जब टॉपर्स कॉपी देख ली, सॉल्व आंसर देख लिए, फिर एक ब्लैंक पेपर और एक ओपन ब्लैंक क्वेश्चन, मतलब एकदम फ्रेश क्वेश्चन लेके बैठो, 2 पेज लिखो, 3 पेज लिखो, उतरे रहो, उसको एनालाइज। तो घर से हो सकती है आंसर राइटिंग, कहीं से भी हो सकती है आंसर राइटिंग। बहुत जितना आपको जितना आप पसंद करोगे ना, तो आप बैठे बैठे आप ट्रेन में भी कर दोगे, एक आंसर ट्रेन में भी लिख सकते हो आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो। कमेंट, आंसर राइटिंग कब से करनी चाहिए? आंसर राइटिंग यार कब से, वही इट्स लाइक डिपेंड्स। अगर आप राइटिंग स्किल आपकी अच्छी है तो आप लेट स्टार्ट कर सकते हो। मेरी बहुत ख़राब थी तो मेरे को तो करनी ही थी, बट पॉइंट इस कि मैं पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, फिर मुझे पता चला कि आंसर राइटिंग क्या होती है, तो मेरा पहला 2 अटैम्प्ट तो ऐसे ही उड़ गए थे। तो ये धीरे धीरे मुझे पता चला कि आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मेंस के यार बिल्कुल ही एक्सपोनेंशियल होते हैं, बिल्कुल ही लाइक इट यू आर बाउंड टू शूट डाउन। मैंने अभी एक पोस्ट भी डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मेरे को डालना था, मैं डाल देता हूँ। कैसे डालूँ, मैं एंड में डाल दूँगा या फिर जो भी है। तो उसमें वही है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ख़राब होते हैं मेंस में। बहुत मतलब सबको लगता है कि हम सबका मेंस अच्छा गया है, हर जो भी मेंस लिख के बैठा है वो उसने मेहनत तो की है, 3 घंटे, वो भी 12 घंटे पढ़ा है। तो कोई भी किसी को कोई मेंस देख के बच्चा है, वो बहुत रेयरली होगा ये सोचे, इसके अंदर होप नहीं होगा कि इसका हो जाए। मेरे पास भी हमेशा होप होती थी, बट मेरा हमेशा नहीं होता था मेंस में, हमेशा 660, 670, 680, तो बहुत ही ज़ीरो, मतलब एकदम था ना कि, और सडनली अब मेरा 770 आ गया, तो मतलब 100 मार्क बढ़ गए। तो मतलब ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत एक्सपोनेंशियली है कि आप एक्सेल करोगे तो ही आप बचोगे, नहीं तो एवरेज आंसर को भी वो शूट डाउन कर देंगे। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े, हिंदी या मीडियम? हिंदी मीडियम का या मेरे को आइडिया नहीं है। इफ़ नॉर्थ इंडियन पोर्शन लैंग्वेज लर्न करना पड़ता है, हाँ लैंग्वेज लर्न करना पड़ता है, बट वो इशू नहीं होना चाहिए तैयारी करने के। आप इसलिए तो आप तैयारी नहीं छोड़ोगे आईएएस की, भी लोकल लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी, वो क्वेश्चन नहीं है सही।
सर इफ़ आई डोंट वांट टू शेयर माय मॉक इंटरव्यू, ये क्या क्वेश्चन है यार? मॉक इंटरव्यू मैंने भी दिए हैं, बट ऐसा कुछ आपने कुछ गलत तो बोला नहीं होगा मॉक इंटरव्यू में। आप मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट हो, आपके पास एक एडिक्वेट, एक सम सर्टेन अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ जजमेंट एंड नॉलेज होती है कि आपका कोई भी ख़राब मॉक भी अगर अपलोड है ना, तो उसमें भी आप वो काफ़ी अच्छा ही होगा, मतलब ऑन एवरेज जो सिटीजन्स बोलते हैं सोशल मीडिया पे। सेल्फ इवेल्यूशन आंसर राइटिंग की बात हो गई है। जिसका गट्स अलाउ नहीं करता, ये आई थिंक प्रीलिम्स रिलेटेड है, तो गट्स तो यार कभी अलाउ नहीं करेगा, बट वो आपको वो बैंडेड रिप करना पड़ेगा। या आप ये सोचो कि यार आप एक डिसीजन मेकर हो, आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, फैक्ट्स आपके पास नहीं होंगे तो आप कैसे डिसीजन लोगे? तो वैसे ही जब आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, आपको 70 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, 20 क्वेश्चन पर आपको श्योरिटी नहीं है, बट वो ले लो आप, वो एक वहाँ पे अपना ये सोचो कि मैंने इतना पढ़ा है, इतना कुछ है, उससे मैं क्या बेस्ट आंसर कैसे मैं बेस्ट लॉजिक लगा के ऑप्शन के क्लोज आ सकता हूँ। और दिमाग लगा के, ब्लाइंड गैस करने का कभी नहीं बोलूँगा, बट एक कुछ लॉजिक लगा के उसको करते रहना। ठीक है, मेरा इंग्लिश मीडियम था यार। बुक लिस्ट का यार मैं देखूँगा, अभी मेरे को टाइम लगेगा बुक लिस्ट का डालना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा। ठीक है, क्या इंटरव्यू में डिस्क्रिमिनेशन होता है? अगेन ये नेगेटिव अप्रोच है, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। घर से पढ़ते दिल्ली नहीं, यार मैं दिल्ली से पढ़ता था। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर कैसे फ्रेम करने चाहिए, एग्जांपल देके समझाइए। क्वेश्चन पढ़ के पहले तो उसका कंटेक्स्ट पता चल जाएगा आपको, तो आप उस इंट्रो में आप या तो कंटेक्स्ट या फिर उस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स हुआ होगा घटना, जैसे कि मान लो इंटरनेशनल अफेयर्स का है या फिर कुछ इंटरनल सिक्योरिटी का है, तो आपको कुछ कंटेक्स्ट का करंट एग्जांपल या कंटेक्स्ट पता होगा, तो आप उससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अच्छा रहेगा। दूसरा, उसके बॉडी में हमेशा मैंने ऐसे बोला कि दो चीज़ तो हमेशा आती हैं, इश्यूज़ एंड सॉल्यूशंस, कि क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्या रीजंस हैं प्रॉब्लम्स का, कितनी एक्सटेंट तक प्रॉब्लम है, कि मान लो कि वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस है तो कितने उसके डेटा नंबर्स क्या बोल रहे हैं, क्राइम रिपोर्ट्स क्या कह रही है, तो वो कंटेक्ट वो बॉडी में आ जाता है, और उसके सोल्यूशंस क्या होंगे वो बॉडी में आएंगे। कंक्लूजन में तो आप बस बेसिकली कंक्लूड में आप ब्रीफली समराइज़ कर सकते हो कि कुछ भी आप, मतलब कंक्लूजन तो मेरा पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट लेकिन मैं जनरली समराइज़ करता था 1-2 लाइन में, कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, या कोई इसे संकल्प होते हैं हमारे कि कुछ मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी के जो होते हैं, सबका साथ सबका विकास, इस टाइप की चीज़ों से मैं कंक्लूड कर सकते हो। मेंस का पीवाईक्यू कैसे करें, ये थोड़ा डेप्थ में समझा दो यार। जैसे कि बहुत सिंपल है मेंस का पीवाईक्यू, आप जब मेंस के पीवाईक्यू रट लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी में 4 थीम्स है, साइबर सिक्योरिटी है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ये वाले इश्यूज़ हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले, टेररिज्म है, और नक्सलिज्म है, इंसर्जेंसी है। तो आपको ये थीम्स जब आप बार बार क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिख गया कि ये 5 थीम तो पक्का दिख रही है। उसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है और क्वेश्चन के केस कंटेक्स्ट में आ रहा है, वो आप फिर और कर सकते हो। बट हाँ, थीम्स आइडेंटिफाई हो जाती है जब आप पीवाईक्यूज़ देख रहे हो, क्योंकि हर साल के 20 क्वेश्चन होते हैं हर जीएस पेपर के। पिछले 10 साल में 200 क्वेश्चन आए होंगे, तो मतलब 200 क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि कुछ थीम्स और सब थीम्स क्या है, रिपीट हो रही हैं, और ज़्यादा उसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। उसके बाद 4-5 थीम्स आइडेंटिफाई हो जाए हर मतलब जैसे कि GS3 है, तो GS3 में अगर मैं इंटरनल सिक्योरिटी में 4-5 थीम आइडेंटिफाई कर ली तो इनफ है, क्योंकि उससे 4-5 क्वेश्चन ही तो आने हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी आएंगे भी नहीं इंटरनल सिक्योरिटी से। हॉबीज़ ज़रूरी है, कि हाँ भाई हॉबीज़ ज़रूरी है, ज़बरदस्ती नहीं बनानी चाहिए हॉबी, कुछ तो हॉबी बना के ढूंढ लो। हॉबी वही जो आपको फ्री टाइम में आप करना चाहोगे और जो कि अच्छी आपको मतलब कुछ तो हेल्प करती होगी ग्रोथ में, पर्सनल ग्रोथ में आपकी हेल्प करे, ऐसी हॉबी एक ढूंढ लो। इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो ठीक था यार, वो कभी और टाइम मिलेगा तो बताएंगे। गुड थे, बोर्ड मेंबर्स काफ़ी कॉर्डियल थे, काफ़ी मेरे से सुने, उन्होंने मुझे सुना काफ़ी, मेरे को अच्छा लगा कि उन्होंने सुना मुझे काफ़ी, और मार्क्स पे भी मैं काफ़ी खुश हूँ कि ओके अच्छे दिए, 173, नॉट बैड नॉट गुड। मैं राजस्थान से हूँ यार। टेलीग्राम यार मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम, मैंने इसमें टेलीग्राम पे 2 अपनी एथिक्स की कॉपीज़ डाली है। तो सबसे पहले उस कॉपीज़ को देखना, उसमें स्ट्रक्चर देखना, उसमें प्रेजेंटेशन देखना, स्किल्स मेरी कैसी हैं। हैंड राइटिंग इसमें थोड़ी कम है, बट मैंने एग्ज़ाम में फाइनल एंड में उससे बेटर मोटी कर दी थी, और उसमें मैं देखना एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं हर पॉइंट में,
और मैं सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहा हूँ, एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ। मेरा उसमें मैं ट्राई किया कि मैं वन एग्जांपल फॉर ईच आर्ग्यूमेंट दूँ, बट हमेशा फॉलो नहीं हुआ है। बट अंडरलाइन करके मैंने काफ़ी जो मेन क्वेश्चन था उसको डिमांड एड्रेस करने की काफ़ी दिखा देता था मैं, कि अगर मैं सिर्फ कोई अंडरलाइन पार्ट भी पढ़ेगा मेरे क्वेश्चन आंसर का, तो वो समझ जाएगा कि डिमांड तो एड्रेस हुई है। उसके बाद उसको और डिटेल में पढ़ेगा तो उसका एग्जाम्पल से भी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। यार इसमें मैं बस अब लगता है क्लोज़ करते हैं, बहुत टाइम हो गया। मैसेज कैसे डालते हैं यार? टेलीग्राम चैनल है यार मेरा, देख लेना, मैं उसकी लिंक यार मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में, लिंक का मैं लिख देता हूँ कहाँ पे है। t.me/RAM रौनक आशा मीना AIR478, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पर मैं कॉपीज़ वगैरह जो भी मेरा एंथ्रो, भी जाऊँगा दिल्ली तो एंथ्रो के कॉपीज़ डाल दूँगा। एथिक्स की मैंने डाल दी है, एसए की मेरे को डालनी है, और जीएस की मेरे को थोड़ा मुश्किल होगा जीएस के, क्योंकि मैंने जीएस में मैंने जहाँ PYQ लिखे थे वो मेरे पास है नहीं कॉपीज़। तो बट ये कॉपीज़ में मैंने जो कॉपीज़ है वो खाली एक रेफरेंस है, ये मतलब डिस्क्लेमर ये है कि इसके बाद भी मैंने इनमें कुछ चेंजेस करके, मतलब मोर और लेस कुछ ना कुछ तो मैंने इसमें एडिशन करके, ज़्यादा डेटा ऐड करके, और प्रेजेंटेशन पे इसमें और भी काम किया था, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह और डायग्राम्स को लेबल करना, ये सब चीज़ें मैंने काफ़ी इसमें की थी। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू यूपीएससी टाइम। बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे को पेशेंस के साथ आधे घंटे, मेरे को काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे थे, ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, और बाकी ठीक है।